हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रोमांस रीडर। आई होप आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे और मज़ेदार से नॉवल आप लोग इंजॉय करते रहें। तो चलते हैं एक ज़बरदस्त नॉवल की तरफ। कराची में इस वक्त शाम उतरी हुई थी। सड़क पर एक गाड़ी तेज रफ्तारी से चल रही थी। अंदर बैठे दो इंसानों के चेहरे पे सफाकियत और शैतानियत से भरपूर तासुरात थे। एक घर के सामने गाड़ी रुकी थी। ईवल ने घर को देखा, उसकी आंखों से आग निकलने लगी थी। मॉन्स्टर, तुम यहाँ ही रुको, मैं अपना काम करके आती हूँ। जल्दी आना ईवल, फिर मैंने कहीं किसी से मिलने भी जाना है। एक साइड मुस्कुराहट से वो मॉन्स्टर बेहद वजीह लगा था। हाँ हाँ, पता है तुमने कहाँ जाना है, फिक्र मत करो, बस 5 मिनट का काम है। वो ब्लैक सूट पहने, फुल मास्क लगाए, जिससे बस उसकी ब्राउन आंखें ही नजर आ रही थी। ईवल एक कमरे में पहुंच चुकी थी जहाँ एक लड़की मेहंदी की दुल्हन बनी बैठी बहुत खुश थी। अचानक से कमरे की लाइट बंद हुई थी। वो लड़की डर के मारे इधर उधर देखने लगी थी कि कौन है। वो लड़की डर के मारे बोली थी, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। ये आवाज़ सुन के वो लड़की थर थर कांपने लगी थी। ईवल ईवल ने अपना चाकू निकाल के उस लड़की के होंठों पर रखा था। वो लड़की मेहंदी के ड्रेस में सामने खड़ी सफाक लड़की के सामने कांप रही थी। तुम्हें मेरे इश्क से, ईवल के इश्क से शादी नहीं करनी चाहिए थी। उस लड़की को तो सामने खड़ी मौत नजर आ रही थी। और उसकी बातें सुनी कब रही थी। मैं तुम्हें मार नहीं सकती तुम, क्योंकि तुम कोई गुनहगार नहीं हो ना, लेकिन तुम बेगुनाह भी नहीं हो। मैंने क्या किया है? वो लड़की हिम्मत करते बोली थी। मैं तो काया। उस लड़की का इतना ही कहना था कि ईवल ने एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा था कि उसका सर जोर से सामने दीवार में लगा था। वो वहीं गिरी थी। सर से खून निकलने लगा था। ईवल ने अपना चमकदार चाकू निकाला था। इतनी चमक थी उस चाकू और चाकू के ऊपर लिखा हुआ बड़ा सा ईवल के किसी को भी खौफ में मुब्तला कर देता था। वह लड़की ईवल को अपनी तरफ बढ़ते देख के खौफ से आवाज़ निकालने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन निकाल नहीं पा रही थी। वो आराम से उस लड़की के पास बैठ गई थी। उस लड़की का हाथ पकड़ लिया था। वो उस लड़की के सर से खून निकल रहा था। तुम्हें मेरे इश्क को अपने हाथों की लकीरों में लिखना था ना, तो ऐसा करते हैं। जिन हाथों की लकीरों में मेरा इश्क है, उन लकीरों को मिटा देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथों की लकीरों में अपना चाकू चलाने लगी थी। उस लड़की की जब से चीखें दब गई थी। कुछ देर बाद तुम पुरसकून हो जाओगी। उसके हाथ खून से भर चुके थे और वो एक एक करके उसके हाथ पे चाकू चलाते उसका हाथ जख्मी कर चुकी थी। और वो लड़की दर्द ना बर्दाश्त करते हुए बेहोश हो चुकी थी। ये तो बेहोश हो गई। ईवल ने अपनी पॉकेट से एक डिवाइस निकाली थी जो कि इलेक्ट्रिक शॉक था। ईवल उसे बस तब इस्तेमाल करती थी जब किसी इंसान को जिंदगी और मौत के बीच लटकाना हो, वरना वो सीधा अपना तेजदार चाकू से उस इंसान के दिल पे वार करती थी और वो इंसान दूसरा लफ्ज बोलने से कासिर हो जाता था। ईवल ने पहले उसे थप्पड़ मार के होश में लाना चाहा था और वो लड़की होश में आई थी। वो लड़की उस डिवाइस को देख के खौफजदा नज़रों से ईवल को देखने लगी थी। ईवल ने बगैर उसकी नज़रों को देखे वो डिवाइस उसकी गर्दन पे लगा दी थी। वो लड़की तड़पी थी। 10 सेकंड के बाद उस लड़की का वजूद साकिन हुआ था और ईवल मुस्कुराती उसको छोड़ के उठी थी। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें मारा नहीं, तुमने मेरे इश्क पे नज़र रख के बुरा किया था। अब तुम जाओ सीधा कोमे में या ऊपर। वो सीटी मारती जैसे आई थी वैसे ही चली गई थी। पीछे पीछे उस लड़की का जिंदा लाश वजूद पड़ा हुआ था। वो बहुत देर कदी वह वैसे ही चली गई थी। पीछे उस लड़की का जिंदा लाश वजूद पड़ा हुआ था। बड़ी देर कर दी, तुम्हें पता भी है मुझे जाना है अपने भालू को देखने, मॉन्स्टर ने मुस्कुराते गुस्से से ईवल से बोला था। ईवल उसकी बात को इग्नोर करते गाड़ी में बैठी थी। मॉन्स्टर ड्राइविंग सीट पे बैठा था। ईवल, तुमने उसकी खातिर अब तक 2 बेगुनाह लड़कियों को जिंदा लाश बनाया है, तुम उसके पास चली क्यों नहीं जाती? मैं जाऊंगी उसके पास मॉन्स्टर, बहुत जल्द, क्योंकि अगर वो मेरा नहीं है ना तो इस दुनिया में वो किसी का नहीं होगा। ये ईवल का वादा है। कब जाओगी? लेकिन ईवल खामोशी के साथ से सीट के साथ सर टिका गई थी। मॉन्स्टर समझ चुका था कि वो मजीद कोई बात नहीं करेगी। वो भी खामोशी से ड्राइव करने लगा था। मॉन्स्टर दोबारा से उस घर में मौजूद था जिस घर से 7 साल पहले उसे बेइज्जत करके जिल्लत के साथ निकाला गया था। लेकिन वो अपने दिल के हाथों अपने भालू की मोहब्बत में मजबूर होकर पिछले 5 सालों से रोज़ उसे देखने आता था, जिसका शायद माला को भी पता नहीं था। वो उसके कमरे में गया जहाँ माला गहरी नींद में मजे से सो रही थी। चांद की रोशनी में उसका दूधिया चेहरा देखने लगा था। वो सुनहरी बाल जो कि मॉन्स्टर को बेहद पसंद थे, उसके सुनहरी बालों का दीवाना था वो। मेरा भालू, उसको देखते देखते ही एक शैतानी मुस्कुराहट मॉन्स्टर के चेहरे पे उतर आई थी। कल तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा जावी एक स्पेशल गिफ्ट भेजेगा, वो अपने आप से कहता हुआ मजीद उसके करीब हुआ था। उसके चेहरे का एक नक्श को आंखों के जरिए उतारने लगा था। वो तभी उसकी नज़र माला की टोरी के खम पे गई थी। मॉन्स्टर अपने हाथों से ग्लव्स उतार के उसकी टोरी के खम में पड़ता हुआ
उसकी ठोड़ी में पड़ता वो कम को छूने लगा था और अपनी माला को महसूस करने लगा था। अपनी ठोड़ी पे किसी का लम्स महसूस करके माला की आंख खुली थी और पहली दफा अपने ऊपर एक अनजान शख्स को देख के इतने करीब माला का सांस रुक गया था। एक दिल खराश चीख उसके लबों से निकलती इससे पहले ही मॉन्स्टर ने अपना मजबूत हाथ उसके होंठों पर रखा था। श्श माई क्वीन, वो अपना चेहरा माला के करीब ला के उसके कान में सरगोशी से बोला था। माला तो खौफ के मारे दूसरा सांस लेने से कासिर थी। उसका दिल चाह अपनी माला को महसूस कर ले। उसके गुलाबी होंठ मॉन्स्टर जैसे पत्थर दिल में जैसे बेताबी का काम कर रहे थे और वो उसकी थी। वो चाहता था उसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन इससे पहले निकाह जैसे बंधन का होना लाजमी था। मॉन्स्टर ने माला की मखसूस नस दबाई थी और वो बेहोश हो गई थी। मॉन्स्टर जैसे ही आया था वैसे ही चला गया था। माजी, आन आन उठे ना, मुझे कॉलेज जाना है। वो कब से कायान को उठा रही थी, लेकिन वो था कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। आन, मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। एन भी गुस्से से बोली थी। उसका आज पहला दिन था कॉलेज का और वो था कि उठ ही नहीं रहा था। कायान अपनी एन की नाराज़गी का सुन के जल्दी से उठा था। अरे मेरा बच्चा, ऐसे तो ना बोलो ना, तो आप भी तो उठ नहीं रहे हो ना, वो मुँह सोड़ते हुए बोली थी। इतने में नायला भी आ गई थी। कायान बेटा उठ जाओ, हुडैन कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही है, उसे कॉलेज से लेट हो रहा है। जी जी मामा, बस उठ रहा हूँ। वो एक मुस्कुराती नजर नायला पे डाल के वॉशरूम चला गया था। हुडैन बेटा जाओ जाके नाश्ता करो, अभी कायान आ जाएगा। जी जी खाला जाती हूँ। ये है काज़मी ख़ानदान, जहाँ पे सलमान काज़मी और उनकी बेगम नायला नायला सलमान काज़मी और उनकी पूरी दुनिया। कायान काज़मी उनका बेटा है। ये इतनी बड़ी हवेली में रौनक और कायान की ज़िंदगी में रौनक तब आई थी जब 2 दिन की हुरैन इस हवेली में आई थी। नायला की बहन जो उस बेटी को पैदा करके मर गई थी, तो ससुराल वालों ने हुरैन की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। हुरैन के बाप ने भी बोझ कह के हुरैन को नायला की झोली में फेंक दिया था। नायला उस 2 दिन की बच्ची को लेके आ गई थी और 8 साल के कायान काज़मी की ज़िंदगी में तो जैसे रौनक सी आ गई थी। कायान उसकी हर जिद पूरी करता था, उसे बच्चों की तरह रखता था और वो उसे अपना छोटा सा बच्चा ही तो कहता था और वो उसे आन कहती थी। नायला ने कितनी दफ़ा कहा था कि भाई कहा करो, लेकिन नहीं, हमारी हुरैन तो सदा की ढीठ और अपनी आन की लाडली बात ही नहीं मानती थी। सलमान उन सबको छोड़ के ज़िंदगी से चले गए थे, जिससे नायला की पूरी दुनिया हुरैन और कायान ही थे। कायान अपने बच्चे की तरह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था और आज कायान 24 साल का और हुरैन 16 साल की हो गई थी। उसका पहला दिन था कॉलेज का और वो बहुत एक्साइटेड थी। उसे पढ़ने का बेहद शौक था। कायान तो उसकी एक एक चीज़ की परवाह करता था, कब सोती, कब खाती, क्या खाती, कहाँ जाती है। नायला तो कभी कभी चिढ़ जाती थी कायान उसे इतना अटैच ना हो, उसे अगले घर भी जाना है, लेकिन हुरैन थी कि सदा की ढीठ वो कहती थी कि वो अपने कायान को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी। वो तो छोटी थी, ऐसी बात कह देती थी, लेकिन नायला को कभी कभी डर लगता था कि कैसे कायान से अलग रहेगी वो। कायान फ्रेश हो गया है तो एन उसका इंतज़ार कर रही थी। एन बच्चे नाश्ता करो, वो आन में आपका इंतज़ार कर रही थी ना, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। मेरा प्यारा सा बच्चा, कायान ने उसके माथे पे बोसा दिया था। नाश्ता करके कायान अपनी यूनिवर्सिटी जो कि उसका आखिरी साल जहाँ चल रहा था और एन को कॉलेज छोड़ के चला गया था, क्योंकि वहाँ उसकी मोहब्बत किरण उसका इंतज़ार कर रही थी। कराची के मशहूर बार में गहमा गहमी थी। वहाँ इवल एक ब्लैक मैक्सी पहने, कानों में चमकते आवेज़े, लंबे ब्राउन बाल, वो किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकती थी। उसे महसूस हो रहा था कि हर कोई उसे देख रहा था, लेकिन वो तो अपना शिकार करने आई थी। दूर बैठे शख्स को देख के इवल की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। कान में लगे एयर पीस से उसने अगले बंदे को कुछ कहा था, फिर चलते चलते उस शख्स के पास चली गई थी जो मकरूम मुस्कुराहट से इवल को हवसज़दा नज़रों से देख रहा था। इवल की मुस्कान मजीद गहरी हुई थी। इवल ने अपना मोमी हाथ उस गलीज हाथ पे रखा था तो उस शख्स की बाहें खुल गई थी। और वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे राजा? वो नशे में मदहोश उसका हाथ पकड़ के झूम गया था, जिससे इवल को बेहद गुस्सा आया था, लेकिन वो उसका काम तमाम करने वाली थी। वो उसे उठा के कमरे में ले गई थी और जाते उसे बेड पे बिठाए गिलास में मशरूब डालने लगी थी। वो अपने शिकार को मारने से पहले शबाब में डुबाना अच्छे से जानती थी और बाहर दरवाजे पे कोई उसे एक चीज़ पकड़ा के जा चुका था। शराब का गिलास पकड़ाते वो शख्स बार बार इवल को टच कर रहा था और साथ में गंदा मशरूब गले में डेल रहा था। इवल कदम ब कदम उस शख्स की तरफ बढ़ती जा रही थी और अपने बैग से चाकू निकाल के अगले बंदे को समझने का मौका दिए बगैर उसके दिल में उतार गई थी। वो आशिक थी, लाल रंग की, और लाल रंग भी खून का उसके दिल में कई वार करते हुए इवल के कानों में मासूम बच्चियों की आवाज़ें गूंज रही थी और उस शख्स के सीने का बुरा हाल करते हुए भी वो थकी नहीं थी। इतने में मॉन्स्टर आ रहा था, उसे उठाया था उसने। इवल पागल हो गई हो, जल्दी चलो यहाँ से। वो उसके हाथों में लगा खून देख के जल्दी से वॉशरूम लेके गया था। चाकू और उसके हाथ को धो के वो वहाँ से निकले थे। जाते जाते वो उसे ठोकर मारना ना भूली थी। तुम इतनी जालिम क्यों हो इवल? शट अप मॉन्स्टर, बकवास बंद रखो अपनी। इवल, ये मत भूलो कि मैंने ही तुम्हें इवल बनाया है, और ये मत भूलो कि मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ। मॉन्स्टर को देख के वो कहने लगी थी, अच्छा मैंने तुम्हें सिखाया और उसी को मारना चाहती हो, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकती ना। वो मुस्कुराते हुए बोला था। मॉन्स्टर, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, वो चिढ़ते हुए बोली थी। रिलैक्स इवल, घर चलते हैं, अमान और लाड़े हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जानती हो
जानती हूँ वो हमारे बगैर खाना नहीं खाते, और आज रात तुमने अपने भालू को गिफ्ट भी भेजना है ना। हाँ हाँ, मुझे याद है, वो दोनों घर पहुँच चुके थे। आप ही लाड़े बीवल को देखते ही भागती हुई उसके गले लगी थी। मेरा बच्चा कैसा है? आप कहाँ गई थी? वो मार देगा, वो गंदा टच करता है। आप ही वो मुझे मार देगा। वो अभी तो नॉर्मल थी, फिर से पागल बन कर दौड़ा पड़ा था। मार देगा, वो गंदा है, गंदा टच कर रहा था। वो चीखने लगी थी। अमान ने जल्दी से लब खींच के ईवल को और मॉन्स्टर को देखा था, और कमरे में जाके रिलैक्स करने वाला इंजेक्शन से ला के लाडेब को लगाया था, जिससे वो पुरसकून होती अमान के बाजुओं में झूल गई थी। अमान इसे कमरे में लेटाता वापस हॉल में आया था। अमान, तुम परेशान मत हो, हमारी लाडेब ठीक हो जाएगी। हाँ मॉन्स्टर, एक नया डॉक्टर आया है, सुना है वो अपने पेशेंट के साथ बेहद नरमी और अच्छे से पेश आता है। बहुत काबिल डॉक्टर है। मैं जल्दी लाडेब के बारे में उससे बात करके आता हूँ। ईवल और मॉन्स्टर ने उसकी बात पे सर हिलाया था। ईवल, तुम्हारा काम हो गया? हाँ मेरा काम तो हो गया, अब बस 2 दिन बाद तुम्हें पता है ना अमान तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे पता है, तुम फिक्र मत करो। ईवल उसका शाना थपथपाते उठ के कमरे में चली गई थी। वो माजी, खाला आन नहीं आए क्या अभी? एन मुंह बसोरते हुए आन का इंतजार करने लगी थी। बेटा आज उसकी एक्स्ट्रा क्लास थी ना, इसीलिए वो लेट आएगा। ओह खाला, आन को पता है ना मेरा दिल उनके बगैर नहीं लगता। जब मैं कॉलेज से आऊँ तो मुझे वो चाहिए। वो सीधी अंदाज में बोलती नायला को हैरान कर चुकी थी। एन मेरा बेटा, मेरे साथ कॉलेज से घर आके घर के काम किया करो ना। अगले घर भी तो जाना है ना, तो वहाँ जाके हमारी बेइज्जती करवाओगी क्या? क्या मामा, मेरी एन अभी बहुत छोटी है, उससे घर के काम मत करवाया करें। कायान भी नायला की बात सुनता अपनी एन के हक में बोला था। एन दो अपने आन की आवाज़ सुन के जल्दी से उसके गले लगी थी। मेरा बच्चा, कायान ने उसके माथे पे बोसा दिया था। वो हमेशा ऐसा ही तो कहता था। जब भी उसे एन पे प्यार आता था वो उसके माथे पे बोसा दे देता था, और एन के दिल को बहुत सुकून पहुंचता था। उसे अपने आन की आदत बहुत पसंद थी। देखिए खाला, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं भी नहीं जा रही हूँ, हमेशा आप लोगों के साथ ही रहूँगी। आन देखे ना खाला, मुझे इस घर से निकालना चाहती है, वो सूसू करते बोली थी, जबकि नायला तो अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम पे शौक थी। मैंने कब कहा ऐसा? हाँ तो खाला, आपके कहने का मतलब तो यही था ना। वो दोबारा से आन को देखते हुए बोली थी, जबकि वो फ्रेश होकर खाना खाने लगे थे। कायान बेटा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म होने वाली है, आगे क्या करने का इरादा है? मामा मुझे तो पुलिस में जाना है। आपको पता है ना मुझे बचपन से शौक है। याहू, मेरे आन पुलिस में जाएंगे? फिर देखना, मैं अपने सब दोस्तों को बताऊंगी कि मेरे आन पुलिस में हैं। वो खुश होते हुए बोली थी। वैसे आन, मुझे ना बहुत डर लगता है पिस्टल से। वो मासूमियत से बोली थी। तुम्हें किसने कहा है कि तुम पिस्टल चलाओ? मैं हूं ना तुम्हारी हिफाजत करने के लिए, वो खुश दिली से बोला था, जबकि एन ने पहली दफ़ा उसकी मुस्कुराहट को घूर के गौर से देखा था। फिर अपने ख्यालात पे तौबा तौबा की थी। ये मैं क्या सोच रही हूँ? वो सारा ख्याल झटक के खाना खाने लगी थी। रात हो चुकी थी, घड़ी की सुइयां 9 बजा रही थी। उस वक्त एक घर में एक लड़की, जिसकी वहशत से लोग कांपते थे, वो आज अपनी छोटी बहन लाडेब की फरमाइश पे उसके लिए उसकी पसंदीदा मैकरोनी बना रही थी। और हाल में बैठे अमान और मॉन्स्टर 2 दिन बाद के कत्ल करने का प्लान बना रहे थे। मुझे यकीन है परसों की रात उसकी आखिरी रात होगी। मॉन्स्टर ने अमान की तरफ देखा तो अमान ने हाँ में सर हिला दिया था। लाडेब भागते हुए अमान के पास आके बैठी थी। वो 20 साल की लड़की हाथों में अपनी पसंद की गुड़िया लिए बच्चों की तरह बोल रही थी। एक हाथ से मैं उस खूबसूरत लड़की को पागल बना दिया था, और अमान अपनी बहन से जुनून की हद तक प्यार करता था। उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। एक दफ़ा बोलने पे वो उसके सामने वो चीज़ ला के रख देता था जो लाडेब को पसंद होती थी। ईवल भी मैकरोनी बना के आई, जिसकी वजह से लाडेब खुश हुई थी। परसों काम होने के बाद अमान ने लाडेब को डॉक्टर के पास भी लेके जाना था। 6 फीट से निकलता कद, कसरती जिस्म, 6 पैक्स, बूढ़े बाल, जो कि बेतरतीब ग्रीन आंखें। आज से 7 साल पहले का सोच के उसकी आंखें लाल हुई थी, जो उसे और पूरी शरार बना रही थी। आज फिर से उसे अपने भालू की बर्थडे पे जाना था। वो मॉन्स्टर उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट मॉन्स्टर ने तैयार किया था। वो उसको गिफ्ट को देखते ही पूरी सराहनीय से मुस्कुराया था। वो उठ के वॉशरूम गया, तैयार होकर बाहर आया, फिर एक कमरे में गया जहाँ हर तरफ उसके भालू की तस्वीरें लगी थी। वो उठ के वॉशरूम गया, तैयार होकर बाहर आया, फिर एक कमरे में गया जहाँ हर तरफ उसके भालू की तस्वीरें थी। कहीं वो हंस रही थी तो कहीं वो किसी से बात कर रही थी। पिछले 7 सालों से वो हर एक उसकी मूवमेंट की तस्वीरें ले रहा था। कमरा पूरा उसकी तस्वीरों से भरा पड़ा था। उसने अपनी बूढ़ी सरार सी आंखें बंद की थी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट से अपनी ग्रीन आंखें खोली थी। सामने ही अपने भालू की तस्वीर को देख के उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई थी। उस कमरे में जगह जगह माला की तस्वीरें थी। बहुत जल्द मेरे पास होगी मेरे भालू, बहुत जल्द तुम्हें सिर्फ मेरा होना होगा, सिर्फ मेरा। और सिर्फ इस मॉन्स्टर का। वो गिफ्ट उठाता माला के घर की तरफ निकल गया था। वो दोबारा से माला के कमरे में मौजूद था, जो कि सोई हुई थी। वो कितनी ही देर उसके पास बैठा उसे देखता रहा था, और फिर वो गिफ्ट उसके पास रखता उसके कान में सरगोशी करने लगा था। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आएगा। और वो ये कह के चला गया था। सुबह माला उठी तो अपने पास गिफ्ट पड़ा देख के माला को पहले तो हैरत हुई थी, फिर खौफ से वो गिफ्ट को देखने लगी थी। पिछले 5 सालों से उसे अपनी हर बर्थडे पे गिफ्ट मिलता था, और हर दफ़ा उसके खौफ में इजाफा होता था।
और कशमाला एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। अपने मॉन्स्टर की माला, कमर तक लंबे बाल, पतली सी नाक, नाजुक सा सिरापा, मोटी मोटी आंखें, ठोड़ी पर हल्का सा जख्म और उसे मज़ीद खूबसूरत बनाता था। उस मॉन्स्टर को तो उसकी आंखों में खौफ देखकर और भी प्यारी लगती थी। वो उसने डरते डरते बड़ा सा गिफ्ट उठाया था और खोलना शुरू किया था। जैसे ही उसने गिफ्ट खोला था, एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली थी। सामने एक गिफ्ट से एक टेडी बियर जिसकी गर्दन आधी कटी लटकी थी और एक चाकू उसके गर्दन पे लगा हुआ था। सारा सफ़ेद भालू पर सुर्ख रंग लगा था। वो खौफ से थर-थर कांपने लगी थी। एकदम से उसकी नज़र अपने सामने शीशे पे गई थी जहाँ लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे भालू। ये देख के उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई थी। वो वापस आ गया, वो वापस आ गया, अब वो मार देगा मुझे। वो रोते हुए बाहर भागी थी। पापा पापा, नवाज साहब को आपको एक ज़रूरी खबर देनी थी। कल रात जो हौसला किंग को भेजना था वो पकड़ा गया। फजल के बोलने पे नवाज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। कितनी दफा कहा है घर में ऐसी बात मत किया करो। अभी वो कुछ और ही बोलते कि वहाँ माला रोते हुए आई थी। पापा, वो काफी डरी हुई थी। क्या हुआ मेरी जान? वो उसे डरते देख के परेशान हुए थे। पापा, वो कमरे में, वो वापस आ गया, वो हम सबको मार देगा, वो वापस आ गया। वो हिचकियाँ लेते हुए बोलती हुई नवाज को और परेशान कर गई थी। कौन वापस आ गया बेटा? पापा, जावियार वापस आ गया है। क्या जावियार? लेकिन वो कैसे आ सकता है? माला डर से इधर उधर देख रही थी। जैसे अभी उसके सामने जैसे जावियार आया था वो मर जाएगी। और इधर आओ, रिलैक्स हो जाओ माला। वो 7 साल पहले यहाँ से चला गया, वो वापस कभी भी नहीं आया, अब कैसे आ सकता है? नवाज को हौसले का पता करने किंग के पास भी जाना था। वो अपनी बेटी से प्यार करते थे लेकिन उन्हें पैसे से ज्यादा इश्क था। माला बेटा, अब नाश्ता करो, फिर कमरे में जाके आराम करो, हम अभी आते हैं। वो फजल को इशारा करते माला को फिर से तनहा करके चले गए थे। अब फिर चले गए आप चले गए ना। वो जावियार वो भाग के कमरे में बंद हुई थी और भालू उठा के डस्टबिन में फेंक दिया था। वो डर से दुबकी बैठी कमरे में खौफ के मारे इधर उधर देख रही थी और दूर बैठा जावियार, सिकंदर और मॉन्स्टर अपने भालू की हालत देख के मुस्कुराया था। अभी से डर रही हो मेरे भालू? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है जब तुम मेरे पास आओगी। वो अपनी सर्द आंखें स्क्रीन पे जमाते हुए बोला था। माजी कायान यूनिवर्सिटी से वापस आया तो बहुत खुश था क्योंकि आज वो अपनी माँ से किरण के बारे में बात करने वाला था। हाँ ना, बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? वो कायान को खुश देखते हुए बोली थी। हाँ ना मेरी गुड़िया, बात ही खुशी की है। क्या बात है? वो भी कुछ कहता कि नायला आ गई थी। मामा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे देना। फिर वो दोनों खाना खाने बैठे थे और एन अपने पूरे दिन की दास्तान कायान को सुना रही थी और कायान भी अपने लाडले बच्चे की पूरी दिन की दास्तान सुन रहा था। किरण की बात तो एन की बातों से बहुत दूरी चली गई थी और कायान तो अपने बच्चे एन को बेहद प्यार करता था लेकिन वो उसे हमेशा अपनी छोटी बहन ही समझता था। लेकिन आगे जाके उसकी केयर से प्यार सब उसके मुंह पे एन मारने वाली थी। हाल एक खतरनाक शाम थी। ज़ेबा घर से निकली थी और वो अपने दोस्तों के साथ कैफ़े में चली गई थी। वहाँ शराब नोशी, बार, डांस वगैरह सब इंतज़ाम था और ज़ेबा नशे में धुत थी और के उसकी टक्कर एक लड़की से हुई थी जो बेहद ही खूबसूरत थी। ब्लू आंखें, सफ़ेद रंगत, वो कोई और नहीं हमारी ईवल थी। और ज़ेबा लड़खड़ाती हुई सीधी हुई थी। ईवल के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। वो उसे लेके कमरे में चली गई थी। ज़ेबा तो वैसे ही लड़कियों के साथ गलत हरकतें करती थी। ज़ेबा को ये लत बहुत बुरे तरीके से लग चुकी थी। वो इतनी खूबसूरत लड़की को देख के ज़ेबा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे ईवल के साथ कमरे में चली गई थी। कमरे में जाते ईवल ने ज़ेबा को बेड पर लिटाया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। ज़ेबा ने मुस्कुरा के ईवल को देखा था। ईवल ने अपने पर्स को खोला और उसमें से अपना मखसूस हथियार, अपना चाकू निकाला था। चाकू को देखते ही ज़ेबा पे जो नशादारी था वो उड़न छू हुआ था। वो खौफ से ईवल को देखने लगी थी। ईवल उसके पास जाती अपनी एक टांग बेड पे रखते उस पर झुकी थी। मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? लेकिन ज़ेबा की जुबान तो तालू से चिपक गई थी। ईवल हूँ मैं, ईवल हूँ मैं। ज़ेबा तो ईवल का नाम सुनते उसको धक्का देने लगी थी कि ईवल का कहकर कमरे में गूंजा था। मामा, मुझे क्यों मारना चाहती हो? ज़ेबा ने कांपते लहजे में बोला था। तुम लड़कियों को अपने जाल में फंसा के अपने इन्हीं अड्डों पे लाती हो ना उन्हें, और उनके साथ गैर अखलाकी हरकतें करवाती हो और फिर उनकी वीडियोस बना के उन्हें ब्लैकमेल करती हो। ईवल की सर्द आवाज़ कमरे में गूंज रही थी जो कि ज़ेबा के लिए मौत का परवाना थी। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आगे खड़ी ईवल से माफ़ी मांगना बेवकूफ़ी थी। ईवल ने अपना चाकू ज़ेबा की आंखों के करीब किया था जिसकी चमक ज़ेबा की आंखों में पड़ रही थी। वो ये नहीं जानती थी कि ये चमक अभी उसके खून से लाल हो जाएगी। ईवल ने एक नज़र एक चाकू को देखा था और फिर ज़ेबा कर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ज़ेबा को अपनी मौत बेहद करीब दिखा रही थी। ईवल ने चाकू सीधा किया और उसकी शारक पे रख दिया था। ज़ेबा वहाँ से तड़पने लगी थी। ईवल ने अपना चाकू उसके कपड़ों से साफ किया और कमरे से चली गई थी। आज वो किंग के एक बंदे को और बंदे को मार चुकी थी। उसे बस किंग तक पहुँचना था। माजी रात को न जाने का आयान की इन सोचों में था कि शायद उदास था। उसकी मोहब्बत किरण उससे नाराज़ थे कि तुमने अब तक घर में बात क्यों नहीं की। वो आज रात बात करने के सोच के कमरे में चला गया था। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी का। आयान ने अपनी माँ के सामने बैठ के कहा था। मामा, मुझे ना एक लड़की पसंद है यूनिवर्सिटी में। मैं चाहता हूँ कि आप उनके
के घर रिश्ता लेके जाएं। कहा यान बेटा मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, कौन है वो, कहाँ रहती है, कब जाना है मामा, कल ही चलते हैं ना, मैं उसे बता दूंगा। तो वो खुश होते हुए बोला था हाँ बेटा, लेकिन इतनी जल्दी मामा जल्दी नहीं है, बस आपको तो तैयार होना है कि हमें, और हम चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐन, ओहो मामा ऐन को भी साथ ले जाएंगे, उसे बताता हूँ कि कल उसकी भाभी देखने जाना है। खुशी खुशी बाहर गया था। सबसे पहले कायान ने किरण को खुशखबरी सुनाई थी। किरण भी खुश हो गई थी। कायान बहुत ही सीधा बच्चा था, एक तरफ से उसे मासूम ही कह सकते हैं। वो दुनिया की उल्टी सीधी बातों को नहीं समझता था और किरण की बातों और उसकी खूबसूरती के जाल में वो फंस गया था। वो किरण से बात करता बाद में ऐन के कमरे में गया था। ऐन मेरे बच्चे, जी आन, वो जो अपने मोबाइल में बिजी थी, उनको देखते, आन को देखते ही खुश होते सीधी होके बैठ गई थी। ऐन हम कल कहीं जा रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, हम खुश होते हुए कायान के साथ वो जुड़ के बैठ गई थी। कायान ने अपना छोटा सा बच्चा समझ के उसके माथे पे बोसा दिया था। हाँ कल तो हम तुम्हारी भाभी देखने जा रहे हैं। क्या भाभी? ऐन को तो झटका लगा था। हाँ भाभी क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या मेरी शादी हो जाए? लेकिन ऐन कुछ ना बोली थी। हाँ अगर आपकी शादी हो गई तो फिर आप उनसे ज़्यादा प्यार करेंगे ना, और मुझसे कम वो रोनी शक्ल बना के बोली थी। ऐन मेरे बच्चे, यहाँ देखो मैंने तुम्हें तो बच्चों की तरह पाला है, तुम तो मेरा छोटा सा बच्चा हो ना, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा, वो मुस्कुराते हुए बोला था। लेकिन अपने आन को किसी और के साथ सोच के ऐन के दिल को कुछ हो रहा था। और ठीक है आन, मैं भी चलूँगी। हाँ हाँ तुम भी चलोगी, चलो सो जाओ, सुबह तैयारियाँ भी करनी है। वो उसे सुलाता अपने कमरे में चला गया था। हाल तीनों ही एक कमरे में बैठे हुए थे, जहाँ इवल, मॉन्स्टर और अमान बैठा हुआ था। अमान तुम्हें पता है तुमने किसको मारना है, हमारा टारगेट कौन है, और वो आज रात को तुमको कोठे पे मिलेगा। हमें बहुत एहतियात के साथ रह के काम करना होगा। इवल की सर्द आवाज़ कमरे में गूंजी थी। तुम फिक्र मत करो इवल, मैं अपना काम करके वापस आऊँगा और आते ही तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद है अमान। इवल, हम किंग तक कैसे पहुँचेंगे वो बात की बात है अमान, अभी हमें इस काम पे तवज्जो देनी है। अभी वो बातें करते कि लाड़े भाग के अमान के पास आई थी। भाई भाई वो मुझे ले जाएगा, बचाओ बचाओ, वो चीखने लगी थी। चीखते चीखते उसे सांस मुश्किल से आने लगा था। लाड़ेब को कभी कभी दौरे पड़ जाते थे और उसे दमे की बीमारी भी हो गई थी, जिसकी वजह से उसका कभी कभी सांस उखड़ जाता था। अमान अपनी बहन की हालत देखते जल्दी से उसकी तरफ भागा था। गुड़िया गुड़िया मेरी गुड़िया। भाई वो अटक अटक के वो बोल रही थी। इवल जल्दी से उसके मुंह में पंप लगाया था इवल ने, जिससे लाड़ेब सांस लेने लगी थी, जब जिससे लाड़ेब थोड़ी पुरसकून हुई थी। भाई आज मेरे साथ ही सो जाए ना, वो डरते हुए भाई से बोली थी। दो बोनिया किए बच्चों वाला स्लीपिंग सूट पहने वो 20 साल की लड़की 10 साल की बच्ची लग रही थी, और हाथ में अपनी पसंदीदा गुड़िया पकड़े अमान को फिर से दुखी कर गई थी। वो अमान, अभी तक लाड़ेब उस आदमी को याद क्यों करती है? उस वक्त तुमने मार दिया था ना? मॉन्स्टर ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे कहा था। हाँ मैंने उसे अपने हाथों से मारा था। मुझे अपने बाप से नफरत है। मुझे वो अजियत से चीखा था, वो रो रहा था। आज फिर से 5 साल पहले अपने माँ की, अपनी बहन की अजियत तकलीफ का सोच के फिर से टूट रहा था वो। अमान सब्र करो, एक दिन लाड़ेब ठीक हो जाएगी। वो डॉक्टर के पास गए थे तुम? नहीं वो अभी नहीं आया, 2 दिन बाद आएगा। वो उसे कहता अपने मिशन के लिए निकल गया था। जावी लाड़ेब ठीक हो जाएगी ना? इवल ने दुखी लहजे में कहा था, और उसे भी वो गुड़िया अपनी छोटी बहनों की तरह ही लगती थी और उसे बेहद प्यार करती थी वो। हाँ बस इससे बेहतर ट्रीटमेंट की जरूरत है इवल, बहुत जल्द हमारी छोटी सी गुड़िया ठीक हो जाएगी। इवल ने बेबसी से मॉन्स्टर की तरफ देखा था। माजी, उफ पता नहीं ऐन कहाँ रह गया। कायान उसे बोलो जल्दी आ जाए, हम लेट हो रहे हैं। ऐन बच्चे जल्दी करो ना। आ गई मैं। आन वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरते, ब्लैक कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहने, ब्लैक की चूड़ीदार पजामा पहने, लाल रंग का दुपट्टा पहने, ब्राउन कमर तक लंबे बाल कर्ल किए हुए थे, और नाजुक से होंठ कलाइयों में चूड़ियाँ जो कि ऐन को बेहद पसंद थी। उसे अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनना बेहद पसंद था। ये बात कायान अच्छे से जानता था। जब भी कहीं जाता अपनी ऐन के लिए बाजार से चूड़ियाँ ज़रूर लेके आता था। ऐन चूड़ियाँ देखे फ़ौरन से पहले अपनी नाराज़गी ख़त्म कर देती थी। और बहुत प्यारी लग रही हो ऐन, कायान ने मुस्कुरा के कहा था। आपकी ऐन है ही बहुत प्यारी, वो शर्माते हुए बोली थी। नायला ने ऐन का माथा चूमा था। मेरी बच्ची को किसी की नज़र न लग जाए। चलो भाई लेट हो रहे हैं। वो भी फिर किरण के घर के लिए निकल गए थे। किरण और उसकी वालदा ने बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया था, जबकि ऐन किरण को देख के खुश नहीं थी। उसका बार बार उसके आन के साथ बात करना उसे बुरा लग रहा था। अभी वो समझने से कासिर थी, लेकिन ऐन को बेहद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कायान उसे किरण के सामने इग्नोर कर रहा था। उस बात पे पक्का अपने आन से नाराज़ होने वाली थी वो। अरे मेरी ऐन क्यों नाराज़ है अपने आन से? आन जाए आप, मुझे नहीं करनी बात आपसे। वो मुंह फुलाते हुए अपने कमरे में चली गई थी। अरे मेरा बच्चा बताओ तो, आपने उस किरण की वजह से मुझे इग्नोर किया था, वहाँ बैठ के मुझे देख भी नहीं रहे थे। वह मुंह फुला के कहती हुई कायान को कोई मासूम सी बच्ची लगी थी। पहली बात तो तुम उसे भाभी बोलोगी, और दूसरी बात वो मेरी होने वाली बीवी। अब उससे भी बात तो करूंगा ना। और वो उसे प्यार से समझाता। ऐन को अपने दिल के करीब लगा था, लेकिन वो अपने आन को किसी और के साथ क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं उसे भाभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप मेरे भाई नहीं है, मेरे आन है,
और ना ही वो मेरी भाभी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उसकी इज्जत करना तुम पे फर्ज है, समझ आई मेरी नटखट सी बच्ची। हाँ हाँ, आपकी एन बहुत समझदार है, वो अपना कॉलर झाड़ते हुए बोली थी तो दोनों ही हंस पड़े थे। हाल हेलो कौन? माला कमरे में बैठी थी कि उसके मोबाइल पे कॉल आई जो उसने बेध्यानी में उठा ली थी। कल का मेरा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा मेरे भालू को? मॉन्स्टर ने सर्द लहजे में पूछा, जिससे माला की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई थी। जावी? ना 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 बेबी, जावी नहीं, मॉन्स्टर। मैं मॉन्स्टर तुम्हारा जावी को तुमने 7 साल पहले मार दिया था। वो फिर से सर्द लहजे में बोला था। मैं तो पिछले 5 सालों से तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया कि तुम्हें और तुम्हारे बाप को किए की सजा मिल जाए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जावी, मैं जानती हूँ मैं गलत थी, लेकिन उस वक्त ना 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 भालू, माफ़ी का वक्त गुजर चुका है, अब इंतकाम का वक्त है। मॉन्स्टर ने यह कह के कॉल बंद कर दिया और उसकी आंख से आंसू निकला था। नहीं नहीं, मेरा दिल दोबारा से नहीं पिघल सकता। तुम्हें उस वक्त का पछतावा अब होगा माला। अब अमान कराची के एक मशहूर कोटे पे पहुंच चुका था। उन लोगों को मालूम हुआ था कि यहाँ किंग का राइट हैंड बंदा जोसेफ आने वाला है, जो कि लड़कियों को फंसा के यहाँ भेज देता था। उनको कब से जोसेफ का इंतजार था, जो कि दूसरे मुल्क गया हुआ था। इवल को किसी ने खबर दी थी कि जोसेफ वापस आ गया और आज रात को वो गंगाबाई के कोटे पे आपको मिलेगा, और ये काम उन्होंने अमान को दिया था। अमान कोटे पे पहुंच चुका था। 25 साल अमान, काली गहरी आंखें, काले ही पैंट शर्ट में वो वहाँ नाचते वालियों को, अपने जिस्म बेचने वालियों को मुतासिर कर रहा था। वहाँ इतना रश देख के आज वो हैरान था, यहाँ इतना रश क्यों है आज? क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों में जोसेफ को मारना और उसे ट्रैप करना अमान को मुश्किल लग रहा था। यहाँ आज मोनिका बाई का रक्स है। वो महीने में एक बार ही रक्स करती है और बड़े बड़े लोग चंदा बाई का रक्स देखने आते हैं। अमान को उस सब में कोई दिलचस्पी ना थी। वो इस बात को इग्नोर करता चला गया था। अंदर इतना रश देख के तो अमान एक दफ़ा चकराई गया था कि कौन सी हस्ती थी जिसे देखने के लिए लोग इतने पागल हैं। वो इतने लोगों में जोसेफ को ढूंढ रहा था जो भी आए नहीं था। शायद अभी वो सोच ही रहा था कि शोर उठा के चंदा बाई आने वाली है। अमान को दूर से जोसेफ भी आता हुआ दिखाई दिया था, जो कि अपने गार्ड्स को बाहर ही खड़ा करके आता और आके कंगना बाई के साथ बैठ गया था, जिसे देखते ही कंगना बाई के चेहरे पे ललचाई हुई मुस्कुराहट आई थी। ललचाई हुई मुस्कुराहट आई थी। उन्हें पता था कि जब भी ये लड़का आता था तो लाखों रुपए उड़ा के जाता था, और सब सांस रोके चंदाबाई का इंतजार कर रहे थे। चन चन, उसने अपना एक पैर एक अंदाज से जमीन पे मारा था। महफिल में बैठे तमाम गायकों की नज़र घुंघरू की छनकार पे सामने उठी थी। लाल रंग के अनारकली फ्रॉक जेबतन किए वह सर पे घूंघट गिराए हुए महफिल में आई थी। चन चन, अमान उसके सफ़ेद मोमी पाँव देख रहा था, जो पहली दफ़ा यहाँ आया था, और पहली दफ़ा ही उसकी हर झनकार पे अमान का अपना दिल डूबता हुआ अमान को महसूस हो रहा था। चंदाबाई की झनकार से कोटे का पूरा हाथा गूंज रहा था। कई हवसज़दा लोगों की नज़रें चंदाबाई के वजूद पे उठी थी। वहाँ बैठे तमाम नफूस बेताब निगाहें उस पर गाड़े बैठे हुए थे। आखिरकार आज चंदाबाई रक्स करने वाली थी। सारी सियासी शख्सियात के अलावा शहर के बड़े बड़े सेठ और उसका दीदार करने यहाँ मौजूद है, क्योंकि महीने बाद अपना दीदार करवाती थी वो। ना जाने क्यों वो उस कोटे वाली जगह पे रह कर भी अपना आप उन दरिंदों से महफूज रखे हुए थी। कोटे के अहाते में तेज़ म्यूजिक की आवाज़ गूंजी थी और चंदाबाई ने अपना घूंघट पीछे गिराया था। हसीन चेहरे के दर्शन होते साथ ही अमीरजादों ने नोटों और फूलों की पत्तियां उस पर निछावर की थी, और अमान जहाँ था वहाँ ही रहा। उसे लगा वो आंख झपकेगा तो ये सामने खड़ी हसीन लड़की उसकी नज़रों के सामने से गायब हो जाएगी। सुर्खों से फैज रंगत लंबे काले बाल जो उसने खुले छोड़े हुए थे और रेड लिपस्टिक लगाए हुए, वो वहाँ के हर बंदे का ईमान डगमगा गई थी। जहाँ हर मुस्लिम गैर मुस्लिम बंदा आता था अपनी हवस पूरी करने, लेकिन अमान तो उस परी का चेहरा देख के दंग रह गया था। गंगाबाई तो इतने नोटों को देख के पागल हो रही थी। दीवानी हाँ दीवानी हो गई। चंदा हर किसी के चेहरे पे नजरें गाड़ रही थी। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। वो अपना फ्रॉक इधर उधर लहराती हुई आशिकों का दिल बेकाबू करवा गई थी। अमान यकटक आज चंदा को देख रहा था। उसे ये भी एहसास ना हुआ कि पहली नज़र की मोहब्बत उसे हुई, और वो भी एक गैर मुस्लिम तवाइफ से जो जग ने ना मानी तो मैंने भी ठानी। कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। अमान की नज़रों में मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी थी। बाकियों की तरह हवस नहीं थी। जख्म तूने ऐसा लगाया दीवानी मैं दीवानी हो गई। मरहम ऐसा तूने लगाया रूहानी रूहानी हो गई। पहचान मेरी इश्क की अब तू रवानी रवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने ना मानी मत मैंने भी ये ठानी। देखो मैं कहाँ थी कहाँ चली आई। डांस करते करते अचानक से चंदा की नज़र अमान पे पड़ी थी, जो उसे यकटक देख रहा था। चंदा को अमान की नज़रों में भी अपने लिए हवस ही नजर आई थी, लेकिन वो क्या जानती थी कि उसको उन हवस ज़्यादा नज़रों से बचाने के लिए अपनी जान भी दे देगा वो। चंदाबाई का रक्स मज़ीद तेज़ हो गया था। ना जाने क्यों चंदा की आज पहली दफ़ा नज़रें उठी तो अमान पे थी। इतना रक्स किया था कि चंदा के पैरों से घुंघरू उतर के उसके पाँव के नीचे आ रहे थे। आज चंदा को अपना माजी याद आ रहा था। घुंघरू लगने की वजह से खून निकलने
बोलने लगा था, लेकिन उसके माजी का दर्द ज़्यादा दर्दनाक था। सब लोग उसके पैरों से निकलता खून देख रहे थे। अमान आगे बढ़ा था। इससे पहले कि चंदा गिरती, अमान ने उसे पकड़ लिया था। चंदा की आंखें बंद होने से पहले अमान को उसने देखा था और बेहोश हो गई थी। गंगाबाई परेशान हुई थी। उसने जल्दी से अमान के हाथों से चंदा को लिया था और लोगों के हाथों अंदर भी भिजवाया था। कौन है भाई तुम? गंगाबाई अमान को देख के बोली थी। शक्ल से तो वो शरीफ लगता था, तो वह उधर क्यों आया था? गंगाबाई के पुकारने पे अमान को होश आया था और जोसेफ को ढूंढने लगा था। दूर जोसेफ भी पान थूकता हुआ किसी कमरे पे किसी के जिस्म से खुश होने चला गया था। जी मैं बस यहाँ रक्स देखने आया था। वो मजीद कुछ भी कहे बगैर जहाँ जोसेफ गया वहाँ चला गया। गंगाबाई चंदा के पास चली गई थी। जोसेफ नशे में धुत लड़की के वजूद को पकड़े अपने आप को खुश कर रहा था। अमान ने आराम से दरवाजा खोला जो खुलता चला गया था, जहाँ वो लड़की घबरा के अपने आप को ढांपने लगी थी। जोसेफ ने गुस्से में अमान को देखा था। अमान ने अपना चेहरा मास्क से ढांप दिया था कि कोई उसे पहचाने ना। कौन हो तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे इस कमरे में आने की? जोसेफ ने गुस्से से पूछा था। अमान ने उस लड़की को बाहर जाने का कहा था। वो लड़की डरते डरते बाहर गई थी। अमान जोसेफ की तरफ बढ़ता एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पे मार गया था। कुत्ते, तू किंग के साथ काम करता है? अमान भी दौड़ा था। इससे पहले जोसेफ कुछ कहता, अमान ने एक ब्लेड पकड़ी और उसकी शारक पे फेर दी थी, जिससे जोसेफ वहीं तरफ था वो दम तोड़ गया था और अमान वहाँ किसी की भी नज़रों में आए बगैर अपना काम करता निकल गया था। उसने पलट के उस कोठे की इमारत को देखा था और मुंह में बड़बड़ाया था चंदा और मुस्कुराता हुआ चला गया था। चंदा बच्चे, क्या हुआ है आपको? गंगाबाई चंदा के पास आई थी और उसके पैरों को देखते हुए लब भींचे थे। बेशक वो एक बाजारू औरत थी, लेकिन उन्होंने मोनिका को अपनी बेटी समझा था। जब चंदा उनके पास आई थी वो 18 साल की थी और अब वो 22 साल की थी और 4 सालों में चंदा ने मुश्किल से 6 या 7 दफ़ाई रक्स किया होगा। गंगाबाई ने उसे फोर्स नहीं करती थी। जब चंदा को अपने दिल का गुबार निकालना होता था वो रक्स करती थी, वरना नहीं। और गंगा उसे फोर्स करके उस जैसे हीरे को गंवाना नहीं चाहती थी। अम्मा, चंदा ने गंगाबाई को पुकारा। गंगाबाई को आज उसकी आवाज़ में फिर से 4 साल पहले वाला दर्द महसूस हुआ था। बस पाँव में दर्द है। वो दर्द से आंखें बंद कर गई थी और गंगाबाई मजीद कुछ कहे बगैर बाहर जा चुकी थी। दूसरी लड़की को इशारा करके थी कि दवा लगा दे उसे। क्या बना अमान? तुम्हारे काम का? अमान वापस घर आया तो ईवल ने पूछा था। हो गया है, काम खत्म करके आया हूँ जोसेफ को अमान मुस्कुरा के बोला था। चलो दोनों मेरे साथ मीटिंग रूम में आओ। मॉन्स्टर ईवल और अमान कमरे में चले गए थे। वहाँ 10 लोगों की तस्वीरें और साथ में नाम थे, जिसमें तीसरे नंबर पर जोसेफ था। यानी कि अब बस उन 7 लोगों को ख़त्म करना था और आखिर में उस किंग को जिसका पत्ता आज तक उनको नहीं लगा था। उनके मालिक को मारा था किंग ने और उसकी जगह खुद किंग बन बैठा था। ईवल ने बड़ा सा कट जोसेफ की तस्वीर पे लगाया था। तुम कब अपना प्लान स्टार्ट कर रहे हो मॉन्स्टर? तुम्हारे ससुर का नंबर भी किंग के साथ है, क्योंकि वो उसका खास बंदा है। खास बंदे को मारने का मज़ा ही अलग आता है। बहुत जल्द मैं अपनी चीज़ अपने पास ले आऊँगा, मॉन्स्टर बीवल से कहता निकल गया था। तुम कब अपने इश्क से मिलोगी? ईवल ने गहरा सांस लिया था। बहुत जल्द, और सीटी मारते कमरे से चली गई थी। अमान बिलारिब के कमरे में चला गया था, जहाँ वो मासूम सी बनी हुई गुड़िया की तरह सोई हुई थी। और मेरा बच्चा बस जल्दी से ठीक हो जाए। और उसके सर पे आराम से हाथ फेरने लगा था, कहीं वो उठ ही ना जाए। माजी आज ऐन और कायान के किसी की शादी पे जा रहे थे। नायला की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कायान और ऐन को तैयार किया था। ऐन को साड़ी पहनने का बहुत शौक था, जो कि अब उसने जिद करके कायान के साथ जाके खरीद ली थी। और कायान के किसी दोस्त की शादी थी, वहाँ पे किरण ने भी आना था, लेकिन ये बात ऐन को पता नहीं थी। ऐन जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। बस आ गई। वो आराम से सीढ़ियाँ उतरती, एक हाथ से साड़ी का पल्लू ठीक करती। एक दफ़ा तो कायान का दिल धड़का गई थी। ब्लैक कलर की साड़ी पहने हुए, जो कि उसके दूधिया रंगन में बेहद जच रही थी। ब्राउन बाल खुले छोड़े हुए थे और एक हाथ में क्लच और महारत से किया गया मेकअप। दूर से ही बड़ी बड़ी आंखों में काजल और हाथों में चूड़ियां। साड़ी की आधी आस्तीन से उसके दूधिया बाजू चमक रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते कायान के पास आई तो कायान का बाजू पकड़ लिया था। आज कायान को एहसास हुआ था कि ऐन उसका बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन उसके दिल में फवार सी पड़ी थी और बाद में अपने ख्याल पे लानत भेज के वो उसके साथ चल पड़ा था। शादी पे कई लड़कों की नज़र ऐन पे उठी थी और कायान का दिल कह रहा था कि अपने बच्चे पे हर उठने वाली बुरी नज़रों को नोच डाले। इतने में दूर से उसे किरण आती दिखाई दी थी, जिसने लाल रंग की मैक्सी पहनी हुई थी। वो भी बेहद प्यारी लग रही थी। कायान ने अपना बाजू ऐन के हाथों से छुड़वा के किरण के पास चला गया था, जिससे ऐन का गुस्सा सवा नेज़े पे जा पहुंचा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि उसका कान से छोड़ के उस छिपकली के पास चला गया। उसका दिल क्या उस किरण का मुंह नोच ले, लेकिन ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लिए वो भी किरण के पास चली गई थी। किरण ने भी मुस्कुरा के उससे हाथ मिलाया था। बाद में
वो कायान को लेके चली गई थी और रैन अकेली रह गई थी और अब तो वो पक्का कायान से नाराज होने वाली थी। वहाँ एक कायान का दोस्त भी ऐन के पास आया था। हेलो, माय नेम इज अहमद। वो अपना हाथ आगे करता है ऐन से मुखातिब हुआ था। ऐन ने एक नज़र लड़के को देखा जो कि काफ़ी हैंडसम था। वो भी अब कायान को जलाने के लिए उससे बात करने लगी थी। जब कायान ने ऐन को किसी से बात करते देखा तो जल्दी से वहाँ आया था। ओ हेलो कायान, ये तुम्हारे साथ है ना? किरण कायान का मुंह देखती रह गई थी। उसे ऐन पे गुस्सा आया था कि वो कायान की तवज्जो अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, ये मेरी बहन है। कायान ने ऐन को अपने साथ लगा लिया था। वो नहीं चाहता था कि ऐन को कोई भी बुरी नज़र से देखे। वो हमेशा अपनी ऐन को ढांप के रखना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये बहुत जल्द उसकी ऐन उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने वाली है। ऐन मुंह बनाते हुए कायान के साथ खड़ी थी, जबकि कायान को ऐन का चेहरा देख के हंसी आ रही थी। शादी की तकरीब खत्म हुई तो वो लोग घर आ गए थे और ऐन अपने कमरे में जाने लगी तो कायान ने उसे रोक लिया था। ऐन, क्या बात है बच्चे, क्यों नाराज़ हो मुझसे? छोड़े मुझे यहाँ ना, मुझे छोड़ के उस किरण के साथ चले गए थे ना। वो गुस्से से बोली थी, मेरा बच्चा है, वो तुम्हारी होने वाली भाभी है, इज्जत क्या करो उनकी, तुमसे बड़ी हैं वो। उसे प्यार से समझाने लगा था। वो जानता था कि वो बहुत ज़िद्दी है, उसे बस प्यार से समझाया जा सकता है, लेकिन आप उसे मुझसे ज़्यादा अहमियत दे रहे थे ना। आन, ये क्या बात हुई? बस थोड़ी देर तो हमने बात की थी। ऐन को गुस्सा आया था। वो कायान के हाथ झटकते हुए चली गई थी। कायान को पता था सुबह तक खुद ही मान जाएगी। आज तक कायान कभी अपने बच्चे अपनी ऐन पे हाथ नहीं उठाता था। हाल माला कमरे में आई तो उसका मोबाइल बज रहा था। उसने बेध्यानी में कॉल उठाई थी। हेलो फहद, कहाँ थे तुम? दूसरी तरफ मॉन्स्टर का फहद का नाम सुन के लगे थनी थी और वो अपनी माला पर नजर रख रहा था। उसे पता था कि आजकल वो फहद से मुलाकातें करेगा, लेकिन अभी उसके मुंह से फहद का नाम सुन के हलक तक कड़वा हुआ था। भालू, मॉन्स्टर ने अपने गमगीन आवाज में कहा था, जबकि दूसरी तरफ माला का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। बोलो भालू, उस फहद का नाम लेते हुए तुम्हारी जुबान चुप नहीं हुई? मेरी आवाज़ सुनते ही, अपने जावी की आवाज़ सुनते ही चुप हो गई, जिस तरह 7 साल पहले हुई थी। जावी, हाँ डार्लिंग, जावी प्लीज़ मुझे माफ़। माला तो हिचकियों से रोने लगी थी। भालू, माफ़ी लफ्ज़ जब मेरे पास आओगी तब तुम्हारे मुँह से सुनने को अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, वो खौफ से कहने लगी थी। क्यों? अब अपने जावी के पास आने से भी डर लगने लगा, या अब तुम उस फहद से प्यार करने लगी हो? नहीं नहीं, मैं वो भालू, एक बात याद रखो, बचपन की बातें ना मैं भूला ना तुम्हें भूलने दूंगा। तुम सिर्फ इस मॉन्स्टर की हो, आई समझ? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, वो सिसकते हुए बोली थी। उसे अब जावी से डर लग रहा था। ये तुम्हें कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा। और जावियार ने फ़ोन बंद कर दिया था। अब माला के होश तलब हुए थे। वो भी तो अपने जावी को पसंद करती थी, लेकिन अब उसे डर लगता था कि जावी जब होश में उसके सामने आ गया तो उसका क्या हाल करेगा। फहद को तो सिर्फ अपना दोस्त समझती थी, लेकिन अब उसे जावी से डर लगने लगा था कि वो तो उसे सबसे दूर ले जाएगा। वो उसे अब जल्दी अपने बाप से बात करनी थी। अमान किसी का हाथ पकड़े उसके सफ़ेद मोमी हाथों को अपने हाथों में लिए बैठा था, लेकिन आज वो उसके थोड़ा करीब थी। सफ़ेद हिजाब लिया हुआ था, उसके चेहरे पे इतनी चमक थी कि अमान उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। अमान की खूबसूरत आवाज़ गूंज रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब जब वो कलमा पढ़ता जा रहा था, साथ में उस लड़की के आंसू भरी आवाज़ अमान के कानों में भी पड़ रही थी और उसकी आंख से निकलते आंसू अमान के हाथों पे गिरता महसूस कर रहा था। अमान, वो उसका चेहरा देखता कि अमान की फिर से आंख खुल गई थी। कौन है ये? क्यों पिछले 3 सालों से मेरे ख्वाबों में आ रही है? मैं क्यों उसका चेहरा नहीं देख पा रहा? कौन है इतनी पाक औरत जिसे मैं कलमा पढ़ा रहा हूँ? और वो परेशानी से सोचने लगा था, लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं आया था। एकदम से ख्वाब वाली लड़की को भूल के उसका ध्यान कोटे वाली उस लड़की की तरफ चला गया था। चंदा, उसके मुंह से बड़बड़ाहट निकली थी। उसका दिल कर रहा था कि आज फिर से वो उसका दीदार करके आए। उसे पता था वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन फिर भी उसका दिल खींचा चला जा रहा था, जो उसे बर्बादी की तरफ लेके जा रहा था। वो सारे ख्याल झटक के फ्रेश होने चला गया था, क्योंकि आज अपनी बहन को उसकी फरमाइश पे सैर भी करवाने लेके जाना था। एसपी कायान, क्या आपको खबर है कि कल रात एक मशहूर शख्स का बेदर्दी से कत्ल किया गया है? कायान सर झुकाए खड़ा रहा था। आप लोग इवल को ढूंढ क्यों नहीं रहे हैं? कौन है वो जो हम सब की नज़रों के सामने मारी है, लेकिन वो आप लोगों के हाथ नहीं आ रही? सामने बैठे ऑफिसर कायान पे बरस रहे थे। कायान ने बहुत बड़े बड़े मुजरिम पकड़े थे, इसीलिए ऑफिसर कायान की कारकर्दगी देखते हुए इवल को पकड़ने का सारा काम कायान पे डाल गया था, लेकिन अभी तक इवल और उसके साथी को पकड़ने में वो नाकाम रहा था। सॉरी सर, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इवल हमारी कैद में होगी, वो एक कसम से बोलता हुआ ऑफिसर्स को कुछ मुतमईन कर गया था। कायान, जो खुद बहुत परेशान था, 3 मशहूर लोगों की मौत इवल के हाथों हो चुकी थी और छोटे मोटे लोग जो गलत कामों में मुलव्वस थे उन्हें इवल मौत के घाट उतार चुकी थी, क्योंकि वो मारने के बाद अपना टैग लगाना नहीं भूलती थी। कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक से जिंदा लाश बना दिया था। अब बस इवल और एएसपी कायान गाँव ना सामना बाकी था। कल रात उसे खबर मिली थी कि हम कोटे पे एक कत्ल हो गया है और जिसकी इशारा काटी गई, और इवल किंग का तरीका यही था कि वो अपने हथियारों से लोगों की इशारा काटते थे। कायान अब उस इवल किंग से तंग आ चुका था और हर बार हाथों से निकल जाती थी बगैर सबूत के माजी
सुबह एन उठी तो उसका रवैया कायान से पहले जैसा ही था और ऐसी तो थी वो नरम दिल, अपने आन से प्यार करने वाली। ना वो खुद नाराज़ होती थी, ना ही आन को रहने देती थी। मेरा बच्चा राज़ी हो गया है ना, वो आन को नाश्ते की टेबल पे बैठा देख के बोला था, आन आपको पता है ना मैं आपसे नाराज़ नहीं रह सकती हूँ, ना ही आपसे बात किए बगैर रह सकती हूँ। जिस दिन आप मुझसे नाराज़ हो गए ना और आपने बात ना की तो मैं मर जाऊँगी। एन की ब्राउन आंखों में अचानक से नमी आ गई थी। एन मेरा बच्चा, मैं तुमसे नाराज़ होऊंगा ये कैसे हो सकता है, और आइंदा मरने की बात ना करना वरना मैं सच में नाराज़ हो जाऊँगा। उसे अपने सीने से लगाते वो प्यार से बोला था। बड़ी, मैं तैयार हूँ। हाथों में खूबसूरत सी गुड़िया थामे काले कलर का शॉर्ट फ्रॉक पहने वो अमान के सामने खड़ी थी। आज उसने बालों की 2 पोनियां नहीं बनाई थी, आज उसने बूढ़े बालों को खुला छोड़े आगे हेयर कैचर लगाए पीछे किया हुआ था। लंबे बाल कमर पे बिखरे हुए थे, मेकअप से पाक शिफाफ चेहरे पे काली मासूमियत से लबरेज आंखें और गजब ढा रही थी। लाड़ेबाज बहुत खुश थी क्योंकि अमान उसे साहिल समंदर पे पिकनिक के लिए लेके जा रहा था। माशाल्लाह, बड़ी की गुड़िया तो बिल्कुल प्यारी लग रही है। अमान लाडेब के फूले फूले गाल खींचते हुए गोया हुआ था तो वो खुश होती जोर से मुस्कुरा रही थी। अमान ने जेब में हाथ डाले एक पेंडेंट निकाला और लाडेब अमान के हाथ में मौजूद पेंडेंट को देख रही थी। सिल्वर रंग की चेन में काले रंग का स्टोन चमक रहा था। ये किसका है? वो अमान के हाथ में मौजूद पेंडेंट को देखते हुए इश्तियाक से गोया हुई थी। ये मेरी फैरी का गिफ्ट है, ये मेरी फैरी का गिफ्ट है। आज बडी की फैरी बहुत प्यारी लग रही है। अमान ने नरमी से उसके गले में पेंडेंट डाला था। वाह, यू आर बेस्ट बडी। लाड़े भी एकदम अमान के गले से लगती उसके गाल पे अपने लब रखी थी। अमान ने मुस्कुरा के उसका सर थपका था। पिछली दफ़ा जब बाहर गए थे तो गुम हो गई थी। अमान ने बहुत मुश्किलों से ढूंढा था। वो शरारती भी तो बहुत थी, अमान को चकमा दे के भाग जाती थी, इसीलिए अमान ने उसके गले में एक ट्रैकर पेंडेंट पहना दिया था। चलो आ जाओ बड़ी की छोटी सी फैरी, तुम्हारा भाई आज सारे काम काज छोड़ के अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करेगा। मामा, आज मैं अपनी बहन को समंदर घुमाने लेके जा रहा हूँ। डार्क ब्राउन आंखें, 6 फुट से निकलता कद, गंदमी रंगत, चेहरे पे हल्की हल्की दाढ़ी। ये था सफ़ीर शाह, अपने घर का इकलौता बेटा। अपनी माँ जिसका नाम ईरम शाह और बाप मुजहर शाह जो कि 5 साल पहले वफात पा गए थे, और अपनी एक बहन जो कि 12 साल की थी, स्कूल जाती थी तो उसकी लाडली बहन जिसका नाम हिबा शाह था, और आज उसकी फरमाइश पे ही समंदर लेके जा रहा था। भैया आज हम वहाँ बहुत मज़े करेंगे ना। वाह, समंदर पे मज़ा आएगा। अच्छा अम्मी, हम चलते हैं, जल्दी वापस आएंगे। ओके बेटा, जल्दी वापस आना। चंदा, तुम उस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती हो? गंगाबाई दोबारा चंदा के पास आके बोली थी। गंगाबाई ने सारा कमरा देखा था। चंदा वैसे तो हिंदू थी लेकिन उसके कमरे में उसके भूतों की कोई तस्वीर नहीं थी। अम्मा, मैं क्या करूँ, मेरा दिल ही नहीं करता। उस हवसज़दा नज़रों का सामना करना मुझसे नहीं होता है। बेहद खूबसूरत थी चंदा, इसी खूबसूरती ने उसे 5 साल पहले इस कोठे की जीनत बनाया था। चंदा, तुम उस मोए को भूल क्यों नहीं जाती हो? गंगाबाई हिंदू थी, इतना सा जेवर साड़ी पहने जिससे उसका पेट नजर आ रहा था। मुंह में पान लिए वो चंदा से बात कर रही थी। तुम्हें सुकून नहीं है तो अपने भगवान से मांग के देखो। नहीं भाई, नहीं भाई, मेरा भगवान से यकीन उठ गया, वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे 5 साल पहले मैंने अपनी इज्जत की भीख अपने भगवान से मांगी थी, वह कुछ नहीं कर सका तो मैं नहीं मांगूंगी कभी भी अपने भगवान से। चंदा, हमारा भगवान सबकी सुनता है, देखना एक दिन एक वक्त आएगा तुम दोबारा माता रानी के आगे झुकोगी। वो वक्त कभी भी नहीं आएगा, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। वो बेजारी से कहते मुंह मोड़ गई थी। माता रानी ही ने तुझे अभी तक मर्दों से दूर रखा है भाई, वो मेरी हिम्मत है। माता रानी में इतनी हिम्मत होती तो वो मुझे बचाती। भाई कुछ ना कह सकी, वो चंदा की बातों पे हमेशा ऐसे ही खामोश हो जाती थी। माजी, आन चले ना, मुझे शॉपिंग पे जाना है। एन बिना दरवाज़ा नॉक किए आन के कमरे में चली गई और कायान किरण से बात कर रहा था। एन बच्चा, मैं किरण से बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। एन को फिर से किरण का नाम सुन के गुस्सा आया था। आन, वो चीखी थी, अभी मेरे साथ चले। आप फिर मुझसे ज़्यादा किरण को अहमियत दे रहे हैं ना। उसकी आंखों में नमी देख के कायान पिघला था। अरे अरे मेरी जान, मेरा बच्चा, इधर देखो, तुम्हारी भाभी की कॉल है और तुम भी बात करो। लेकिन मैंने गुस्से से कायान का मोबाइल लेके नीचे फेंका। नहीं करनी मुझे बात। वो गुस्से से ये कह के चली गई थी, जबकि कायान अपने टूटे मोबाइल और कमरे से निकलती एन को देख रहा था। ओफ एन, क्या मसला है तुम्हें? किरण के साथ उसे भी गुस्सा आया था, उसका बाजू पकड़ता वो गुस्से से बोला था। कायान का लहजा इतने गुस्से वाला नहीं था लेकिन एन को उसका लहजा दिल पे लगा था। उसे आदत ही कहाँ थी अपने आन के इस लहजे की। छोड़े मुझे आन, आंसू बहाती एन कायान को परेशान कर चुकी थी। कायान को अब अपने लहजे का एहसास हुआ था। अच्छा सॉरी मेरा बच्चा, मैंने तो ऐसे ही रूडली बात की थी। वो उसे प्यार से मनाने लगा था लेकिन एन ने नाराज़गी से मुंह मोड़ लिया था। चलो आओ, कहाँ जाना है, मैं लेके जाता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, जाए किरण से बात करें। ओहो सॉरी, ये देखो कान पकड़ लिया मैंने। वो उसके सामने कान पकड़ते हुए एन को हंसा गया था। ठीक है, अब एक शर्त पे, अब मुझे 2 कलर की चूड़ियाँ ला के देंगे आप, बस इतनी सी बात। मैं तुमको 3 कलर की चूड़ियाँ ला के दूंगा, बस तुम मान जाओ मेरी जान। वो उसकी नाक दबाते हुए बोला था तो एन किलकिला के हंस पड़ी थी। हाल
कहाँ हो एन? मुझे पता है तुम मेरे आसपास हो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि क्यों अपने प्यार को, अपने इश्क को छोड़ के चली गई? तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं रह सकती, और अब क्यों? मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। वो एन की तस्वीर लिए उससे बात कर रहा था। इस शहर का एसपी कायान काज़मी, जिसके सामने बड़े बड़े मुजरिम की टांगें काम जाती थी, लेकिन वो किस कुर्ब से गुजरा था कोई नहीं जानता था। नायला आए दिन रोज़ अपने बच्चे की हालत देख के दुखी होती थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी? वो भी तो अपनी बच्ची को याद करती थी, लेकिन वह न जाने कहाँ चली गई थी। भाई आप डर्टी लोगों को डिशुम डिशुम करते हैं ना। लाड़ेब ने अमान के भारी हाथ में अपना मुकीद, अपना मोमी हाथ छुड़वाए, बाकायदा हाथ का मुक्का बनाए हवा में मारा था। हाँ मेरी गुड़िया बड़ी। अचानक लाड़ेब का लहजा गमगीन हुआ था। अमान ने लाड़ेब की जानिब देखा था। बड़ी आपने फिर उस डर्टी आदमी को क्यों नहीं डिशुम डिशुम किया था? काली कांच सी आंखों में तेजी से आंसू चमकने लगे थे। मेरी गुड़िया, अमान ने उसे अपने सीने से लगाया था। आज हम अपनी गुड़िया के साथ घूमने आए हैं तो एंजॉय करते हैं। लाड़ेब भूली हुई बात याद करते हुए याहू का नारा लगा के एक बार फिर पुरजोश हुई थी। बड़ी आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम। और लाड़ेब ने बड़े लाड से अमान से फरमाइश की थी। ओके आप यहाँ रुको, बड़ी की फेरी कहीं नहीं जाना, मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ। अगर मेरी फेरी यहाँ से हिली तो मैं वो आइसक्रीम उसको दे दूंगा। अमान सामने की जानिब इशारा करते बोला, जहाँ एक लड़का सफ़ेद रंग की शर्ट पहने आंखों पर सन ग्लासेस लगाए खड़ा था। नो नो नो, उसको नहीं देनी, पर प्रॉमिस फेरी नहीं हिलेगी। लाड़ेब जल्दी से अपने गले को पकड़े बोली थी। अमान सर इस बात में हिलाता हुआ आगे बढ़ा था। जब लाड़ेब के चेहरे पे एक शरारती मुस्कुराहट आई थी, 2 मिनट की देर किए बिना ही समंदर की जानिब भागी थी। अगले ही पल वो समंदर के किनारे पे भागती हुई पानी से खेलने में मसरूफ़ी थी। उसने दोनों हाथ हवा में फैला रखे थे। वो उस बात से बेनियाज थी कि अपनी मस्ती में वो आहिस्ता आहिस्ता गहरे पानी की तरफ भागती जा रही है। भैया आओ ना, थोड़ी देर समंदर के पास चलते हैं, दूर से देखने का मज़ा नहीं आता। हिबा ने सफ़ीर से कहा था। वो कहाँ अपनी बहन की बात टालता था, हिबा को लेके चला गया। अभी वो गए ही थे कि सफ़ीर को किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। हिबा और सफ़ीर दोनों इधर उधर देखने लगे थे, पर वहाँ तो कोई नहीं था। हिबा यहाँ पे रुको, मैं दूसरी साइड पर देख के आता हूँ, वो कहता हुआ हिबा से बिना उसकी बात सुने दूसरी साइड पर भाग गया था। फिर सामने नज़र उसकी समंदर की तरफ उठी थी, जहाँ जहाँ किसी के हाथ नज़र आ रहे थे। चूँकि चीखें नसवानी थी, वो जान चुका था कि ये कोई सिनफ़े नाजुक है। वो लड़की बार बार हाथों पर करती खुद को पानी से निकालने की कोशिश करी थी। सफ़ीर यकदम उसकी जानिब लपका था। पानी इतना गहरा नहीं था, लेकिन लाड़ेब से तो ये थोड़ा सा पानी भी कहाँ बर्दाश्त हो रहा था। सफ़ीर यकदम पानी में जाता, उसकी नाजुक कमर के गिर्द अपने हाथ हायल करता, उसको ऊपर कर गया था। काली आंखें बूढ़ी आंखों से टकराई थी। सफ़ीर की सफ़ेद शर्ट मुकम्मल तौर पर गीली हो चुकी थी। शर्ट गीली होने की वजह से उसका कसरती जिस्म वाज़ेह था। अपने सामने खड़े अनजान शख्स को देख के लाड़ेब की सांसें अटकने लगी थी। वो खौफ से सफ़ीर को देखने लगी। क्या जाके सफ़ीर के दोनों हाथ उसकी कमर से लिपटे हुए थे। यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि वह सफ़ीर शाह के सहारे खड़ी थी। लाड़ेब शदीद मुज़ाहमत करती उसके हसार को तोड़ने की कोशिश करने लगी थी, पर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। सफ़ीर को गुस्सा आया था। एक तो उसने उस लड़की को बचाया था, ऊपर से ये लड़की यूं बिहेव कर रही थी। इतना खुदकुशी करने का शौक है, बीबी तो चीख क्यों रही थी? अब अगर बचा लिया तो? इस मुज़ाहमत की वजह सफ़ीर गुस्से से घुराया। लाड़ेब जो पहले ही खौफजदा थी, उसकी आंखों से तेज़ी से आंसू बहने लगे थे। वो हिचकियाँ भरती सफ़ीर को देखने लगी थी। अचानक उसकी हिचकियाँ तेज़ होती हुई सांसें रुकने का सबब बनने लगी थी। सफ़ीर ने उसे देखा, जिसकी गहरी काली आंखों में बेहद मासूमियत थी। काले रंग के कपड़ों में उसका सफ़ेद जिस्म चमक रहा था। सफ़ीर को मालूम हुआ था कि काला रंग भी किसी पे इतना जच सकता है। उसे नहीं पता था कि वो उसे इतना क्यों डर रही है, लेकिन वो एक डॉक्टर था, समझ चुका था कि उसे दमे की बीमारी हो सकती है। सफ़ीर ने जल्दी से लाड़ेब का नाजुक वजूद अपने मजबूत बाजुओं में उठाया, पानी से थोड़ा दूर ले जाता रेत पे उसे लेटा गया था। पर लाड़ेब अब तक सांसों के लिए तड़प थी, बेजान होती चली जा रही थी। आंखें तकलीफ की वजह से सुर्ख हो गई थी। अमान लाड़ेब को अपनी जगह पे ना पाके लाड़ेब को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहा था। हे आंखें खोलो, आंखें बंद नहीं करो। हाँ इन्हेलर कहाँ है तुम्हारा? सफ़ीर ने लाड़ेब के गाल थपथपाते हुए बोला। लाड़ेब को होश नहीं आ रहा था। वो अपने होशो आवाज़ सांस की मुश्किल की वजह से खोती चली जा रही थी, और लाड़ेब सांस लेने के लिए ज़मीन पर पड़ी बिन पानी की मछली की मानी तड़प रही थी। आंखें बाहर निकलने को थी, जबकि दिमाग की नसें ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से उभर के बाहर आ चुकी थी। बहुत अचानक सफ़ीर झुका था। गुलाबी लब जो अब नीले पड़ चुके थे, उन्हें अपने अनाबी लबों में कैद कर गया था। वो लाड़ेब पर झुक के उसे अपनी सांसें देने लगा था। लाड़ेब शिद्दत से उसकी सांसें खुद में उतार रही थी। आखिर एक मरते हुए शख्स को सांसों के अलावा चाहिए क्या होता है? लाड़ेब ने कांपते हाथों से सफ़ीर की गीली शर्ट कॉलर से जकड़े शिद्दत से उसकी सांसों को इनहेल किया। सफ़ीर जो हमदर्दी के तहत ये अमल कर गया था, अपने नीचे दबी नाजुक जान के इस अमल पे स्टिल हुआ था। उसने बूढ़ी आंखों से उस अनजान लड़की को देखा था, जो बड़ी शिद्दत से उसकी सांसें इनहेल कर रही थी। ऊपर से उसके मोमी हाथ सफ़ीर का कॉलर जकड़े हुए थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा नरम गरम लम्स और उन नाजुक लबों की शिद्दत महसूस किए। सफ़ीर को एक अनोखा सा एहसास हुआ था। दिल में जैसे गुदगुदी सी हुई थी।
थी, जबकि लाडेब को सांसों के अलावा किसी चीज़ का होश ही ना था। अमान लाडेब को ढूंढता वहाँ आया और अपनी बहन के ऊपर किसी को झुका देख के उसकी रगें तनी थी। वह जल्दी से जाता, उसके कॉलर को पकड़ता, उसे पीछे धकेल किया था और जोरदार मुक्का उसे मारा था कि सफ़ीर का होंठ फट चुका था। सफ़ीर तो हैरानगी से अमान को देखने लगा था कि उसे क्यों मारा। खैर, काम तो उसने नहायत ही बेहुदा किया था। अब मार ना पड़ती तो और क्या होता, पर आखिर ये था कौन जिसने बिना कुछ जाने सफ़ीर शाह पे हाथ उठाने की गलती की थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? वो गुस्से से फिर से सफ़ीर की तरफ बढ़ा था। देखे मिस्टर XYZ, मेरी बात सुने। सफ़ीर ने प्यार से बात करनी चाहिए। वो जान गया था कि सामने खड़ा लड़का उस लड़की का भाई है। क्या सुनूं बेगैरत इंसान, मेरी बहन के साथ ये सब किया। जबकि हिबा और लाडेब दोनों को देख रही थी। लाडेब अमान की तरफ बड़े भाई अमान की तरफ बढ़ी थी। भाई, ये तो एंजल है, इन्होंने मुझे वहाँ समंदर से निकाला। लाडेब बच्चों की तरह मासूमियत से बोली, समंदर की तरफ इशारा करते हुए। अमान ने लाडेब को अपने सीने से लगाया था। बोल साले, हाथ तोड़ दूंगा तेरे। अमान गुस्से से बेकाबू होता लाडेब को छोड़े एक बार फिर सफ़ीर का गिरेबान पकड़ गया था। सफ़ीर ने अमान के हाथों से अपना गिरेबान छुड़वाते हुए उसका खुद से दूर झटका था। अगर इतना ही ख्याल है तो किसने कहा था उसे अकेला छोड़ो? सफ़ीर की चिंगारती हुई आवाज़ पे लाडेब ने अमान का बाजू सख्ती से थामा था। अब सफ़ीर सुर्ख अंगाड़ा आंखें लिए अमान को तक रहा था। वो सब ना करता ना मैं तो अब तक मर जाती तुम्हारी बहन, और तुम उसके कफन दफन के इंतजाम कर रहे होते। सफ़ीर ने गुस्से से लाडेब की तरफ देखा था जो उसे मार परवाह के अब सुकून से अपने भाई के साथ लगी खड़ी थी। और तुम? सफ़ीर अब लाडेब की जानिब उंगली किए बोला। लाडेब कान सी काली आंखें खोले उसे देखने लगी थी। आइंदा मुंह उठा के कहीं ना चल पड़ना। इनहेलर साथ लेके जाना, हर बार कोई तुम्हें मौत से नहीं बचाएगा। वो गुस्से से कहता है। गुस्सीली नजर अमान पे डाले बिना कुछ सोचे और बिना कुछ सुने हिबा का हाथ पकड़े आगे बढ़ चुका था। एंजल, सफ़ीर को गुस्से में जाते देख के लाडेब सफ़ीर को देखते हुए उसे पुकार बैठी थी, पर वो कान लपेटे हिबा को लिया आगे बढ़ा था। जबकि हिबा ने नज़र घुमा के उस लड़की को देखा था जिसकी आंखें नम हो गई थी। उसे अभी लाडेब की मेंटली कंडीशन के बारे में पता नहीं था। एंजल लफ्ज़ सुन के भी उसने इग्नोर किया था। चलें गुड़िया, मैंने आपको कहा भी था कि वहाँ से नहीं हिलना। फिर अब क्यों गई थी? मुझे खेलना था, डकिंग की तरह स्विमिंग करनी थी, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली। लेकिन अमान ज़्यादा नहीं डांट सकता था। शुक्र था कि उस लड़के ने उसे बचा लिया था। उसे उस अनजान लड़के को मारने पर भी थोड़ा सा अफसोस हुआ था। वो शोर की वजह से कमरे से बाहर निकली थी। काले रंग का लंबा फ्रॉक और लंबे काले बाल खुले छोड़े हुए थे। कमरे से बाहर निकल के देखा जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और सामने अपनी जैसी एक लड़की बैठे नजर आई थी जो रो रही थी। वो नजरें झुकाए हुए थी। चंदा चलती हुई अजीब सी नज़रों से उस लड़की की तरफ बढ़ने लगी थी। जब चंदा ने उस लड़की के पैरों की तरफ देखा जहाँ से आग निकल रही थी, जो देखते ही देखते उस लड़की के पूरे वजूद में लग चुकी थी और उस लड़की की चीखें पूरे हॉल में गूंजी थी। आसपास बैठे आदमी उसे बचा नहीं पाए थे। चंदा ने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था कि अचानक से एक लड़का आया जिसका चेहरा चंदा को वाज़ेह नजर नहीं आया था। उस लड़के ने एक बड़ी सी सफ़ेद चादर उस लड़की के जलते जिस्म पर डाली थी, जिससे उस लड़की की चीखें एकदम बंद हुई थी और वो आसपास के लोग गायब हो चुके थे। चंदा ने उस लड़के को हैरानगी से देखा था और उस लड़की ने मुस्कुरा के उस लड़के की तरफ देखा था। चंदा ने आगे जाके उस लड़के का चेहरा देखने के लिए जब चंदा ने आगे जाके उस लड़के का चेहरा देखने की कोशिश की थी जिसने उस लड़की को बचाया था, और अभी वो उसका चेहरा ही देखती कि उसकी आंख खुल गई थी। चंदा ने उठ के गहरी सांस ली है, माथे पे पसीना आया हुआ था। उसने इधर उधर देखा लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। वो बेड पे बैठी अपने ख्वाब के मुतालिक सोच रही थी कि कौन था वो लड़का, लेकिन कोई सिरा उसके हाथ नहीं लगा था। अभी चंदा उस ख्वाब के बारे में सोच ही रही थी कि इतने में गंगाबाई और साथ ही कुछ लड़कियां उसके कमरे में आई थी। चंदा सेठ आया, कहता है तेरे साथ देख रहा था। अभी इससे पहले कि कंगना कुछ कहती चंदा गुस्से से उठ बैठी थी। मैंने कितनी दफ़ा कहा है कंगना के मेरे सामने इस तरह मिन्नतें लेके मत आया करो। तुम जानती हो मुझे ये सब नहीं पसंद। अगर तुमने ज़बरदस्ती की तो यकीन करो मैं खुदकुशी कर लूँगी। कंगना भाई, मैं ये रक़्स अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। अगर कभी मैंने अपने दिल का गुबार या अपने किए की सज़ा खुद को देनी होती है तो मैं रक़्स करती हूँ और मुझे सज़ा मिल जाती है कि मैंने एक धोखेबाज शख्स से मोहब्बत की थी, इसीलिए मुझे सज़ा के तौर पे मैं रक़्स करती हूँ और तू मुझे दूसरे के हाथों बेच नहीं सकती। कंगना तो ख़जाने को हाथों से जाता देख के बेसकून हुई थी। नहीं चंद, जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा। तू तो मेरी बेटियों जैसी है। अम्मा तेरी बेटियों जैसी हों तो फिर ऐसे हवसज़दा लोगों को मुझसे दूर रखा कर। चंदा की आंखों में आंसू आए थे। अम्मा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो अपने माँ बाप की लाडली थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे आ गई है कि अब भगवान पे से भरोसा उठ गया। मैंने बचपन से माता रानी का साथ देखा है। कई आंसू चंदा की खूबसूरत गालों पर गिरे थे और अम्मा भी चुप करके सुन लेती थी उसकी बातें। चंदा, यहाँ पे हर हज़ारों की तादाद में लड़कियाँ आती हैं, हर बार
कुछ मजबूर होकर, कुछ ठोकरे खा के, कुछ अपनी मर्जी से पैसों के लिए ये सब काम करती हैं। लेकिन पता नहीं मैं तो उससे ऐसा काम क्यों नहीं करवा पाती, वरना किसी की ऐसी मजाल नहीं कि कंगना बाई के सामने बोले या उसकी बात से इनकारी हो। अम्मा, जो मेरे साथ हो चुका है उससे बुरा क्या हो सकता है। मेरे साथ अब चंदा फिर से अपने माजी में चली गई थी। चंदा देखो, ये पायल कितनी खूबसूरत है ना। खूबसूरत सी आवाज़ चंदा के कानों में पड़ी थी। मैं चाहता हूँ कि ये पायल तुम अपने पैरों में पहनो। अम्मा, वो मेरे पैरों में पायल पहनाने वाला मेरे पाँव में घुंघरू पहना गया। ये कहते ही वो फूट फूट के रो दी थी। कंगना बाई ने अफसोस से उसको देखा था। उनकी बेटी भी तो खुदकुशी करके मरी थी। कोई भी औरत कोठे पे पैदा नहीं होती, उसके हालात उन्हें वहाँ ले आते हैं। कंगना चंदा को रोते छोड़ के कमरे से चली गई थी। चंदा फिर से अपने माजी के बारे में सोचने लगी थी। माजी, आन आप यूनिवर्सिटी से आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। वो उसे लैपटॉप पे काम करते देख के उसके पास आके बैठ गई थी। हाँ मेरा बच्चा, मैं ईमेल चेक कर रहा था, मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ ना, इसलिए। ओह, तुम बताओ कैसी हो। मैं ठीक हूँ आन, मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आई हूँ। अच्छा, मेरा बच्चा मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है, लेकिन मेरी तो कोई बर्थडे नहीं है। ओह हो, तो क्या मैं अपने आन को वैसे गिफ्ट नहीं दे सकती। चले अपनी आंखें बंद करें, मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ। कायान ने मुस्कुरा के अपनी आंखें बंद की और एन ने एक प्यारी सी चांदी की रिंग, उसमें बहुत ही प्यारा नग लगा हुआ था। वो देखने में भी बहुत खूबसूरत और कीमती लग रही थी। आंखें खोले आन। कायान ने आंखें खोली तो सामने इतनी प्यारी रिंग देख के और खुश हुआ था। ये मेरे आन के लिए, मुझे पता है मेरे आन को रिंग्स कितनी पसंद है। और आन जी, आप अपने हाथ से कभी मत उतारिएगा, वो मासूमियत से बोली थी। थैंक यू मेरे बच्चे। कायान ने उसके माथे पे बोसा दिया था। एन खुश हो गई थी कि कायान को उसका गिफ्ट पसंद है। फिर एन ने अपने हाथों से कायान को रिंग पहनाई थी। कायान का भारी हाथ अपने मोमी हाथ में लेते एन का दिल जोरों से धड़का था। ये कैसा एहसास था जो आजकल एन को कायान को लेके महसूस हो रहा था। और कायान ने मुस्कुराते हुए एन की तरफ देख रहा था। अल्लाह ने उसे छोटी बहन की सूरत में एन दे दी थी। वो बेहद खुश था, लेकिन कभी कभी दुखी हो जाता था कि एक ना एक दिन एन की शादी होगी और उसकी ज़िंदगी और घर को सूना कर जाएगी। वो ये सोचते ही कायान ने एन को अपने सीने से लगाया था। दिन गुजरते दौड़ते कायान भी पेपर दे के फ्री हो गया था और एन कायान के मज़ीद नज़दीक हो रही थी, जो कि कायान को तो नहीं, अलबत्ता नायला ज़रूर महसूस कर रही थी। उसने कितनी दफ़ा कहा था कि एन कायान को भाई बोला करो, तुमसे 8 साल बड़ा है, लेकिन वो कहती ही नहीं थी। एक हफ्ते बाद की मंगनी का टाइम रखा गया था, लेकिन एन खुश नहीं थी। अब हर टाइम कायान किरण से बातें करने लगा था, जबकि एन को लगता था कि उसका आन उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन कायान अभी भी उसका ख्याल बच्चों की तरह ही रखता था। यार एन, तुम्हें पता है मेरा कज़न मुझसे बहुत प्यार करता है और हमारे घर रिश्ता लेके आ रहे हैं, वो एन की दोस्त सनम ने एन को कहा था। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वो तुमसे प्यार करता है? उन्होंने तुम्हें खुद बताया? एन ने भी तजस्सुस से सनम से पूछा था। हाँ, उन्होंने मुझे खुद कहा है। वो मुझसे 6 साल बड़े हैं। पहले मैं उन्हें पसंद करती थी बचपन से, तो मैंने अपने प्यार का इजहार किया तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ, वो भी मुझे पसंद करते हैं, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। वो हम एक ही घर में रहते हैं ना, सनम ने शर्माते हुए एन को बताया था। तो घर वालों ने कुछ कहा है तुम्हें? एन ने आंखें फाड़े सनम से पूछा था। नहीं, क्यों, कहना था क्या? चाची तो कहने लगी थी कि चलो घर की लड़की घर में ही रहेगी। एन को अपनी खाला की बातें याद आई कि वो उसे अगले घर भेजने का क्यों कह दिया, आन भी तो है ना। और ये बात अब हमारी एन के दिल में बैठ गई थी कि वो भी अब अपने आन और खाला को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। वो आन से बात करेगी कि अब मेरा ख्याल रखते हैं ना, आप मुझसे प्यार करते हैं, जहाँ उसने खुद कितनी दफ़ा कहा था कि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। तो मैं भी अपने आन को छोड़ के नहीं जाऊँगी। एन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंखों के सामने आन का मुस्कुराता चेहरा देख के एन भी मुस्कुराई थी। आजकल कायान ही लेने आ रहा था एन को, क्योंकि कायान फ्री था, तब वो अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहता था। और आज एन की नज़रें कायान पे अजीब सी थी। एन का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। इसीलिए मुझे आन के साथ किरण अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं भी पसंद करती हूँ। आन, बात सुने। हाँ बोलो, क्या बात है? आन, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? एन ने देखा कायान ब्लैक पैंट शर्ट पहने, आंखों पे ऐनक लगाए हुए, बालों को अच्छे से सेट किया। वो एन को कुछ ज़्यादा ही ये नज़र बदल जाने पे बेहद वजी लगा था। मैं तो तुमसे बेहद प्यार करता हूँ एन, कायान ने मुस्कुरा के एन को जवाब दिया। तो एन को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आज एन का लहजा बदला हुआ था, लेकिन कायान ने ज़्यादा गौर नहीं किया। जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, कायान ने उसकी नाक दबाते हुए कहा था। तो एन का दिल ज़ोरों से धड़का था। अभी वो कुछ कहती कि गाड़ी घर के सामने रुकी थी। वो पूछना चाहती थी कि आप मुझसे प्यार करते हैं तो किरण से क्यों शादी कर रहे हैं, लेकिन उसने अब अपने प्यार का इजहार करना था। उसने अब अपने आन की मंगनी उस किरण से नहीं होने देनी थी। और यहाँ से होती है एन की बर्बादी की दास्तान शुरू। एन भागती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। ओफ ओफ, मैं आन से प्यार करती हूँ, मैं बेहद प्यार करती हूँ। आन मेरे हैं, सिर्फ मेरे एन के। वो खुश होते हुए शीशे के सामने मुस्कुरा रही थी। ये भी जानती थी कि कायान किरण को पसंद करता है, लेकिन दिल की बातें कभी ये सोचने देती हैं। उसे अब जल्दी से कायान से अपने प्यार का इजहार करना था। वो जानती थी कि उसका आन अपने बच्चे का दिल ही तोड़ेगा।
मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। वो धारा था सामने खड़े किंग के लोग उसकी खौफनाक शक्ल देख के डर जाते थे। आखिर क्या है उस लड़की में? किंग नवाज भी हाथों में शराब का गिलास पकड़े किंग से बोला था, तुम जानते हो नवाज, जब वह 15 साल की हुई तो कितनी खूबसूरत थी और उसकी मासूम सी काली आंखें, वो डर के मुझे देखना, वो बिल्कुल अपनी माँ पे गई थी, मासूम और बेहद खूबसूरत। किंग गंदगी से मुस्कुरा था, बेहद जहर लगा था। अब तो वो जवान हो गई होगी, अपनी माँ से भी 10 गुना ज्यादा खूबसूरत। काश उस रात वो मेरे हाथ लग जाती तो उसका भाई मुझे ये जख्म न देता, तो मैंने उसका इतना बुरा हाल करना था और मज़े भी ले लेने थे। ढूंढो, जब तक मेरे हाथ नहीं आएगी मुझे सुकून नहीं आएगा। वो शराब के नशे में धुत नवाज से बोल रहा था। माला फ्रेश होकर बाहर निकली। सामने बेड पे एक अनजान शख्स को, जिसने मास्क लगाया हुआ था, बैठे हुए देख के वो कुछ भी बोलने से कासिर हो गई थी और जावियार के मास्क के पीछे पीछे छुपे लब मुस्कुराहट में ढले थे। वो कदम ब कदम चलता माला की तरफ आने लगा था और माला से खौफ के मारे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। वो जहाँ थी वहीं कदम जमाई खड़ी थी। मॉन्स्टर उसके पास आता, उसे खींच के दीवार के साथ लगा था, उसके एक एक नक्श को देखने लगा था। कौन है तुम? बामुश्किल ही माला के मुंह से निकले थे लफ्ज। मॉन्स्टर ने अपना नकाब उतारा था तो माला तो सामने वाले को देख के हैरान रह गई थी। जावी इससे पहले कि वो कुछ कहती, मॉन्स्टर ने अपना भारी हाथ उसके होंठों पर रखा था। मेरा नाम मत लो अपने मुंह से माला बेबी। माला यकटक उसे देख रही थी। 7 सालों बाद वो उसे देख रही थी। वो बहुत बदल गया था, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका लहजा, उसका प्यार, सब कुछ तो ही बदल गया था। उसे अब खौफ नहीं आ रहा था क्योंकि सामने खड़ा कोई और नहीं, उसका जावी था। जबकि मॉन्स्टर उसकी सोच पर था। मुस्कुराया था। जल्दी से अपना चाकू निकाल के वो उसकी गर्दन पर रख गया था। थोड़ा सा दबाव देने से उसकी गर्दन से नन्ही सी बूंद निकली थी खून की और माला तो एकदम उसकी हरकत की वजह से सांस रोक गई थी। चेहरा लटक की मानी सफ़ेद हो गया था। तुमने क्या सोचा माला बेबी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा? मैं तुम्हारा पुराने वाला जावियार नहीं हूँ जो तुम्हारी चोट पे मरहम रखता था। अब मैं नया जावियार हूँ जो तुम्हें हर वक्त हर मौका पे तुम्हें जख्म दूंगा। जावी प्लीज़, माला ने रोते हुए कहा था। मॉन्स्टर ने चाकू उठा के अपने होंठ माला की ठोड़ी के खम पे रखे थे कि माला अचानक इफ्तार पे सांस रोक गई थी। मॉन्स्टर पीछे हुआ तो माला को थोड़ा सुकून आया था। माला बेबी जल्दी तुम अब मेरे पास हो गया, तुम्हें है तुम्हारी हर नाइंसाफ़ी का बदला देना होगा। अपनी ग्रीन सर्द आंखों उसकी आंखों में गार था, माला को परेशान कर गया था। फिर उसे हक्का बक्का छोड़ के वह खिड़की से कूद गया। माला दीवार के साथ लगती हुई बैठ के रोने लगी थी। उसे जल्दी से अपने पापा से बात करनी थी। वो डर रही थी अपने जावी से। अमान चंदा के पास जाना था तो अमान चंदा के पास जाना तो चाहता था। उसको देखे बगैर अमान का गुजारा नहीं हो रहा था, लेकिन वह लड़ाई की वजह से जा नहीं सका था। कल उसने चंदा से मिलने का फैसला किया था। माजी आज मुझे यूनिवर्सिटी से लेने क्यों नहीं आया? वो खूबगी से कायान को कहने लगी थी। कायान आज किरण के साथ मंगनी की तैयारियां कर रहा था। उसने आज चाचा ड्राइवर को भेज दिया था और जिसकी वजह से एन उससे नाराज़ थी। आपको पता है आन, मैं आपके साथ ही आती हूँ। उसकी आंखों में आंसू आए थे। एन ने रोनी शक्ल बनाई थी। एन रो क्यों रही हो? मैं किरण के साथ था, मंगनी का ड्रेस लेना था ना, इसीलिए एन को फिर से किरण का नाम सुन के गुस्सा आया था। आपने फिर उस किरण की वजह से मुझे इग्नोर किया। एन वो आंखें रगड़ने लगी थी। एन यार क्या हो गया? तुम क्यों किरण के नाम से इतना चिढ़ती हो? एन कुछ कहने लगी थी कि वहाँ नायला आ गई थी। क्या हुआ है? क्यों कायान से नाराज़ है? और हाला आन मुझे यूनी से लेने नहीं आए ना, और लेने भी नहीं आए ना, और ये किरण को ज़्यादा अहमियत देते हैं मुझसे। नायला एक औरत थी, वो भी कभी कभी डर जाती थी कि एन इतनी अटैच क्यों है कायान के साथ, किसी और को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही वो। एन मेरी बच्ची, चलो माफ़ कर दो कायान को, चलो खाना खाते हैं। आज रात ये मुझे बाहर लेके जाएंगे, गोलगप्पे खिलाएंगे तो ही मैं मान जाऊँगी, वरना नहीं। वो अपने ब्राउन बालों को जूड़े की कैद में करते हुए कहने लगी थी। नहीं एन, मुझे काम है आज, तुम्हें पता है ना, मुझे टेस्ट देना है और एसपी बनने को मुझे तैयारी करनी है। हाँ हाँ, आपको सब कुछ अजीज़ है मुझसे बढ़कर, चले जाएं अब, मुझसे बात मत करिएगा। वो मुंह बना के जाने लगी थी, लेकिन कायान ने उसका हाथ पकड़ लिया था, जिससे एन का दिल जोर से धड़का था। वो पहले भी हाथ पकड़ता था, लाड करता था, लेकिन अभी उसकी सोचे उसका दिल कायान के लिए बदल चुका था। उसके एहसास कायान के लिए भी बदल चुके थे। उसे बस अब अपने प्यार का इजहार करना था और वह किरण के साथ मंगनी करने से उसे रोकना था। ठीक है, मैं ले जाऊंगा, तैयार है ना? कायान ने मुस्कुरा के कहा। एन ने खुशी से कायान के चेहरे को देखा था। नायला ने परेशानी से एन की आंखों में जलते दिए देखे थे। वो कायान से बात करना चाहती थी कि एन को अपने साथ इतना अटैच ना करो, बाद में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन कायान उनकी बात सुनता ही कब था। एन भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई थी। रात को वो दोनों तैयार हुए थे। एन, आइसक्रीम नहीं खानी, मौसम बदल रहा है, तुम बीमार हो जाओगी, फिर तुमको बुखार हो जाता है। कायान ने उसे टोका था। ओहो आन, आपको मेरी इतनी फिक्र है? एन ने दिल के धड़कने के साथ पूछा था। हाँ तो मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? कायान ने उसकी नाक को दबाया तो एन ने शर्म से सर झुका दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आन से क्या और कैसे अपने प्यार का इजहार करे। तो अब आप मुझे आइसक्रीम नहीं खिला रहे? एन ने मसनूई खूबगी से पूछा था। नहीं, अब तुम जिद करी हो तो खिला
खिला ही दूंगा, लेकिन आइंदा नहीं खिलाऊंगा। आइसक्रीम खिलाते वो उसे घर ले जा चुका था और ये रात भी पुरसुकून होते हुए गुजर गई थी। एन ने कल पक्का इरादा किया था कि वो कायान से प्यार का इजहार करेगी, क्योंकि मंगनी के दिन करीब आ रहे थे और वो अब अपने आन को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती थी। नायला ने भी सब तैयारियां कर ली थी, लेकिन एन को किसी भी पल सुकून नहीं मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे कायान को बताए। उसे डर भी लग रहा था कि आन का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन अब तो वो अपने अपने आन को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती थी। वो 17 साल की थी, कोई बच्ची नहीं थी कि अपने जज्बात ना समझ पाए। अब उसे अपना आन हमेशा के लिए अपने पास चाहिए था। रात का वक्त था। कायान किरण से मिलकर घर आया तो एन को बाहर ही बैठे देखा था, जो आसमानी रंग के कुर्ते और सफेद शलवार में आसमानी रंग का दुपट्टा लिए, बाल खुले छोड़े, आंखों में गहरा काजल और हाथों में चूड़ियां पहने वो बहुत ही खुश और फ्रेश लग रही थी। अरे एन, तुम यहाँ बहुत ही खुश लग रही हो, खैर है ना? कायान मुस्कुराते हुए उसे पूछने लगा था। और ये आज घर में तैयार क्यों ही हो? बहुत प्यारी लग रही हो मेरे बच्चे, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। आन आज उसके लहजे में बदलाव था, जो कि कायान को महसूस नहीं हुआ था। ओह, तो मेरी तारीफ हो रही है, तो बताओ क्या चाहिए मेरे बच्चे को? वो मुस्कुराते हुए बोला था। आप चाहिए? एन के मुंह से निकल गया था। जल्दी से मुंह पे हाथ रखा था। कायान ने उलझ के एन को देखा था। मतलब कि आप चाहिए मुझे? सिर्फ बस 1 घंटे के लिए मुझे बाहर जाना है। अभी कल तो बाहर गए थे, वो खूबगी से बोला था। और आन, अब बच्चे मत कहा करें, मैं बड़ी हो गई हूँ। मुझे अब आन का उसे बच्चा कहना बुरा लगता था। वो बड़ी हो गई थी, वो 17 साल की होने वाली थी और उसे मोहब्बत भी तो हो गई थी अपने आन से। और मोहब्बत इंसान को बहुत ही जल्द मैच्योर कर देती है। नहीं एन, तो मेरे लिए बच्ची ही हो, जितनी भी बड़ी हो जाओगी, वो आम से अंदाज में बोला था। नहीं आन, देखिए आपके जितनी हो गई हूँ मैं। वो उसके साथ खड़े होते हुए कंधे से कंधा मिलाने लगी थी। नहीं एन, देखो तुम्हारा सर मेरे कंधे तक आ रहा है, इसलिए तुम छोटी हो, लेकिन मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही रहोगी। आन, मैं हमेशा आपके साथ चलना चाहती हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ ही चलती हो, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं चली जाती हो। वो हंस के बोला था। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? उसने दोबारा पूछा था। हाँ मेरी एन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, कायान ने भी आम से लहजे में कहा था। वो जानती थी वो बहनों वाला प्यार करता, लेकिन वो तो उसे भाई नहीं मानती थी ना, अब ना कभी मानेगी। उसके दिल में अब कायान के नाम की मोहब्बत का पौधा लग चुका था, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता तनावर दरख्त बने जा रहा था। कल कायान की सालगिरह थी, उसे कल ही अपने प्यार का इजहार करना था उसे। आन, मैं कल आपको एक सरप्राइज़ दूंगी, कल आपकी बर्थडे भी है ना? वहाँ सच से कैसा सरप्राइज़ दोगी? उसने इश्तियाक से पूछा था। वो कल आपको पता चल जाएगा। मंगनी में भी 2 दिन रह गए थे और एन को जो करना था कल करना था। उसे अब अपने आन की मंगनी नहीं होने देनी थी। उफ, मैं इंतज़ार करूँगा, वो उसकी नाक दबाता हुआ बोला था। चलो अंदर आओ, खाना खाने चलते हैं। उसका हाथ पकड़ता अंदर चला गया था और एन अपने हाथ को कायान के हाथ में देख के उसके दिल में गुदगुदी होने लगी थी। खाला, मामा नहीं आएंगी खाने पर क्या? कायान टेबल पर बैठा था। उसने काम वाली खाला सकीना से पूछा था। कायान, बेटा वो कह रही है उनकी तबीयत नहीं ठीक। वो लब भींच के उठ के नायला के कमरे में चला गया था। मामा, लेकिन नायला कुछ ना बोली थी। मामा, आप खाना क्यों नहीं खाने आई? मुझसे नाराज़गी है कोई? खाने से तो नहीं ना? मैं नाराज़ नहीं हूँ कायान, लेकिन बस मुझे तुम्हारी टेंशन है बेटा। कब तक तुम एन को ढूंढोगे मामा, जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती? वो खोए अंदाज में बोला था। नायला ने कायान को देखा था, जो बेहद खूबसूरत अब 30 साल का हो गया था, लेकिन बस अब घर और अपनी जॉब का ही होकर रह गया था। उसे अब अपना कोई होश ही नहीं था। पिछले 5 सालों में ही शायद ही नायला ने कभी कायान को मुस्कुराते देखा था। एन तो अपने साथ साथ हम सब की कायान की खुशियाँ ही ले गई थी। मामा, मैं उसे बुला नहीं पा रहा, पता नहीं वो कहाँ होगी। उसे मुझसे कुदरत ने छीना है। काश मैं उस वक्त उसकी बात मान जाता। मुझे सब्र नहीं आ रहा। आप एक दफ़ा तो अब वो अपने आन के पास आती। कायान के लहजे में ज़माने भर का दर्द था। नायला के दिल में टीस उठी थी। मेरा बच्चा, सब्र करो, क्या पता वो इस दुनिया में है भी या नहीं। मामा, कायान ने तरफ के नायला की तरफ देखा था। मेरी एन जिंदा है, उसे कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चे। मैं पता नहीं कब तक हूँ कब तक नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा घर बस जाए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नायला ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। वो नहीं देख सकती थी अपने बेटे की हालत। मामा प्लीज़, कायान के लहजे में लड़खड़ाहट थी। कायान ने नायला की गोद में सर रख दिया था। नायला की आंखों से मुतवातर आंसू बहने लगे थे और ज़ोरों से आंखें मींच ली थी उन्होंने। मेरी बच्ची, मेरी एन कहाँ चली गई? अपनी खाला को छोड़ के तुम्हारी शरारतों के बगैर ये घर अधूरा है। वो सोचों में चली गई थी। अब उन्हें जल्द से जल्द कायान की शादी करनी थी। बोलो कौन है तुम? इवल अपने मखसूस लिबास में इंतहाई खतरनाक तेवर लिए सामने झुके हुए आदमी से पूछ रही थी, जो कि काफ़ी दिनों से उनका पीछा कर रहा था, लेकिन आज वो इवल और मॉन्स्टर के हाथ लग चुका था। इवल ने अपना चाकू निकाला और बहुत ही सफाई से वो उसके चेहरे पे फेरने लगी थी। नीली आंखों में बेहद पूरी सरारियत थी। मैं नहीं जानता, वो बस मुझे किंग ने भेजा था, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन इवल ने बहुत ध्यान से उसका चेहरा छोड़ के उसके बाजुओं की एक एक नस पे चाकू चलाने लगी थी कि कहीं उसकी नस ना कट जाए और वह तकलीफ दे के
तरपा के मारने की आदत थी और उस शख्स की चीखें उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। पास खड़ा अमान और मॉन्स्टर उसका रूप देख रहे थे। न जाने आज इवल क्यों गुस्से में थी, जबकि वो शख्स पूरा खून से लथपथ हो गया था। इवल, मार दो इसे, मॉन्स्टर ने बेजारी से कहा था। नहीं मॉन्स्टर, इसे किंग के पास जाना है। लेकिन क्यों, मॉन्स्टर ने हैरानगी से कहा था। जाओ जाके अपने किंग से कह दो हमारे मालिक को मार के तुम खुद किंग बने बैठे हो ना, बहुत जल्द तुम्हारी मौत इवल किंग के हाथों होगी। और वो आदमी गिरता पड़ता अपनी जान बख्शी पे भागा था। इवल, तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? ताकि किंग को पता चल सके कि उसकी मौत करीब है। अब बारी है उस किंग के खास बंदे की, जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, और हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है और वहाँ वो लड़कियाँ स्मगल करके अमेरिका भेज रहा है। हमारी एक कोताही की वजह से पाकिस्तान से वो लड़कियाँ चली गई हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका लड़कियाँ नहीं जानी चाहिए। इवल की आंखें हनूस नीली और सर्द थी। मॉन्स्टर और अमान ने सर हाँ में हिला दिया था। कल की फ़्लाइट बुक करवाओ। और अमान, तुम जिन चक्रों में हो ना, मुझे सब पता है। वो अमान को देख के बोली थी। मैंने क्या, कब, क्या किया? वो तो घबरा ही गया था। तुम उस कोठे पे क्या करने गए थे? तुम तो उस नाचने वाले के दीवाने ही हो गए हो। ओ इवल, तुम हम सब पे नजर रखना कब बंद करोगी? वो चिढ़ता हुआ बोला था। कभी नहीं, तुम और लाड़े हमारी जिम्मेदारी, और कल तुम उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, वरना मेरे चाकू का अगला शिकार तुम होगे। मैं और मॉन्स्टर कल ऑस्ट्रेलिया जाके काम खत्म करके आएंगे। ओहो, मेरी गुड़िया ने पता नहीं खाना खाया भी होगा या नहीं। वो सर पे हाथ मारता बोला था। खिला दिया है मैंने खाना, वो मेरा भी बच्चा है छोटा सा। छोटे बच्चे लव से इवल की आंखों में नमी आई थी और क्या कुछ याद नहीं आया था उसे, लेकिन वो अपनी आंखों की नमी छुपाती मजीद कुछ कहे बगैर कमरे से चली गई थी।